अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू डिजिटल ब्रिज पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान आतिफ अहमद ऑल द वे फ्रॉम लिस्बन। आतिफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you so much, Amir, for inviting me. आतिफ, कैसा वेदर है लिस्बन में? यार लिस्बन में कराची से थोड़ा सिमिलर वेदर है इस टाइम पे. इट्स अराउंड लाइक 34-35 डिग्रीज हियर. समर्स में दिस प्लेस गेट्स सुपर हॉट, लेकिन रात में पता नहीं चलता. मतलब रात में इस्लामाबाद का वेदर होता है और दिन में कराची वाला वेदर होता है. चल ही रहा है बस. इंटरेस्टिंग। सो आतिफ, आई वुड लाइक टू नो आपने अपनी अर्ली एज कहाँ स्पेंड की, कैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ अपने बारे में बताएं। Okay, so it's quite an interesting journey. I was born in Karachi, brought up, raised in Karachi. Apna early school, education, college, everything was in Karachi. Then I start with couple of options, career option explore करना शुरू किए मैंने. I did couple of experiments with my life. तो बचपन से ख्वाहिश थी कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है. पहले चाइल्डहुड इट वाज अ ड्रीम के पायलट बनना है, एविएशन. एंड देन वो ड्रीम फेड होता रहा. देन आई वाज लाइक ओके यार, इंजीनियर बन जाते हैं. ऑटोमोबाइल गाड़ियों से और बाइकों से कुछ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था. आई वाज सुपर पैशनेट अबाउट कार्स, बाइक्स एंड एवरीथिंग. आई वाज लाइक यार ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है. जब इस कॉलेज खत्म किया, आई वाज लाइक यार ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी कराची में पढ़ा रही थी उस टाइम पे. तो मैंने कहा यार मज़ा तो नहीं आएगा, सिर्फ एनईटी है, एनईटी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. फ्यूचर देखा, प्रोस्पेक्ट देखे पाकिस्तान में, ऐसी कोई खास मुझे जॉब्स भी नज़र नहीं आई. देन आई वाज लाइक यार ओके कुछ और करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं. सो वो नए ट्राई करने के चक्कर में मैंने मलेशिया में एडमिशन ले लिया, बैचलर्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग यूसीएसआई में. मलेशिया चले गए, बैचलर्स स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे पढ़ना शुरू किया. एक्सपोजर था, एक कंप्लीट नई लाइफ थी, नए लोग मिले, नए दोस्त मिले, नया एजुकेशनल सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग. सो एक चीज़ आई गेस जो थ्रू आउट द टाइम मेरे साथ चलती रही है वो ये है कि आई ट्रैवल अ लॉट. तो एक्सपोजर बहुत जल्दी मुझे मिला, नए लोगों से मिलने का मौका मिला, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का चांस मिला एक अर्ली एज में. एट द टाइम आई पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, आई गॉट इनटू दिस यूनिवर्सिटी. तो एक्सपोजर विद टाइम काफ़ी ज़्यादा मिला है. सो अर्ली एज कराची से स्टार्ट हुई, मलेशिया जाके रुकी फॉर फ्यू इयर्स, बैचलर से स्टार्ट किया, फिर वापस पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आके एक और बैचलर्स किया, बैचलर्स इन कॉमर्स किया. देन यहाँ तक भी बात नहीं बनी. तो एक्चुअली इसका एक रीज़न था कि मेरा भाई डॉक्टर बन रहा था. तो वो एक फैमिली के अंदर है ना, बड़ा होता था कि यार छोटा भाई डॉक्टर बन रहा है तो बड़े भाई के पास भी कुछ अच्छी डिग्री होनी चाहिए. तो खैर वो अच्छी डिग्री के चक्कर में I got another degree which is level 7, जिसको यूके का level 7 बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा. वो मैंने लास्ट ईयर किया कंप्लीट. खैर ये अर्ली लाइफ थी. कराची से स्टार्ट हुई, 2 एजुकेशनल डिग्री कराची से आई, पाकिस्तान से आई, एक बाहर से आई. थ्रू आउट द टाइम घूमता फिरता रहा, एक्सपोजर लेता रहा. तो अर्ली लाइफ वाज फन. कराची एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का शहर है, सिटी ऑफ लाइट कहा जाता था, लेकिन खैर अब तो सिटी ऑफ डार्कनेस हो गया है. तो but it was good. So far so good. I miss Karachi यार. इंटरेस्टिंग। मलेशिया में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार मलेशिया का एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, क्योंकि जब आप एक छोटी एज में जब मूव करते हो ना, आप एजुकेशन के लिए या आप एक नई जगह पे जा रहे होते हो, सो आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. सबसे पहली जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है ना, वो है एक्सपोजर. आपको ना एक्सपोजर मिलना शुरू होता है जब आप डिफरेंट नेशनैलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट लोगों के कल्चर को समझते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ बात करते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनके नेचर, वो कैसे हैं, उनकी डेली लाइफ कैसी होती हैं, सही है, उनका कल्चर उनको क्या सिखाता है. तो आपका एक्सपोजर की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है. सो आई गेस जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मिला है वो मलेशिया रह के इनिशियली, वो था एक्सपोजर. तो अगर आप लेट्स से आप एक ही जगह पे हैं, लेट्स से आप पाकिस्तान में ही हैं, तो आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं वो सारे लोकल्स ही हैं, सही है, चाहे वो किसी भी और सिटी से आ रहे हैं या किसी भी और प्रोविंस से आ रहे हैं, पर स्टिल वो सारे लोकल्स ही हैं. कहीं ना कहीं सिनर्जी है, आप माइंडसेट समझ जाते हैं पाकिस्तानियों का. लेकिन जब आप एक नई जगह जा रहे होते हैं, आप नए लोगों के साथ मिल रहे होते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल
और आई गेस इट्स अ शिफ्ट, सही है, तो आपको वहां पे मिलता है एक्सपोजर। तो सबसे बड़ी चीज जो मुझे थ्रू आउट द टाइम मलेशिया में रहते हुए मिली वो एक्सपोजर। देन आई गेट टू नो अबाउट पीपल, प्लेसेस, एजुकेशन। अच्छा, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस थ्रू आउट द टाइम। मैं कभी भी ये नहीं बोल सकता कि वो एक्सपीरियंस में कुछ कमी थी। आई गेस एट दैट टाइम आई badly नीड दैट एक्सपीरियंस, और वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया वहां से। I would like to add one more question. मलेशिया में अपार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस, इकोनॉमिकली मलेशिया की कंडीशन कैसी है, और अगर कोई नया बच्चा आफ्टर कॉलेज जाना चाहे तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मलेशिया इज अ गुड ऑप्शन? यार फाइनेंशियली अगर देखें, इकोनॉमिक सिचुएशन इसमें ऐड फाइनेंशियल। नहीं करूंगा कि जी जी। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद भी अगर वो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहे तो इकोनॉमिकली उसका क्या स्टेटस है? क्या आप ओके, वहां पे जाके इजीली सेट हो सकते हैं? हाँ, तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या मलेशिया एक बजट फ्रेंडली कंट्री है फॉर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज। सो मेरा इस पे जवाब है कि बिल्कुल। अगर आप मलेशिया की फीसेस को कंपेयर करें फीसेस विद यूके या ऑस्ट्रेलिया, आपको बहुत बड़ा गैप नजर आएगा। एटलीस्ट नहीं भी ना तो 40-50% तक की फीस में डिफरेंसेस हैं। 48% तो आराम से होता है। अच्छा, ओके। दूसरा ये कि मलेशिया के अंदर हर वो बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद है जो कि यूके या ऑस्ट्रेलिया में है। जैसे टेलर्स ले लें, टेलर्स मलेशिया में है। इसके अलावा कर्टन है। इसके अलावा लिमकॉक्विंग है। इसके अलावा एपीयू है। दीज आर ऑल गुड यूनिवर्सिटीज, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का इनफैक्ट सबसे अच्छा ये भी है कि बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के चैप्टर मलेशिया में खुले हुए हैं। आप 2 साल यहाँ पढ़ें, फिर 1 साल ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ लें। सिमिलरली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 2 साल आप मलेशिया में पढ़ें, 1 साल यूके में जाके कंटिन्यू कर लें। सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो आपका वो वाला भी जो गोल है ना कि यार मुझे ऑस्ट्रेलिया या यूके से जाके अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, बट यू डोंट वांट टू स्पेंड टू मच मनी ऑन इट, तो 2 साल मलेशिया रहो, 1 साल वहां जाके डिग्री कर लो। तो वही बात हो गई कि आपको वहां का एक्सपोजर मिल गया, आपको यहाँ का एक्सपोजर मिल गया, फीस थोड़ी बच गई आपकी। अच्छा, दूसरी बात हम कर रहे थे कि अगर किसी को सेटल होना है। अच्छा, सेटल होने के लिए मलेशिया के अंदर है ना, जरा जो पीआर और ये वाले सारे डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट्स हैं ना, जो आपको पीआर वगैरह तक लीड करते हैं, वो ना होने के बराबर हैं। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। आई गेस वो शादी वादी करने के बाद भी प्रॉपर्ली वो नहीं होता, बहुत मुश्किल से होता है। इसके अलावा मलेशिया ने रिसेंटली डिजिटल नोमैड वीजा अपना जरूर लॉन्च किया है कि आप जाएं एज अ डिजिटल नोमैड, मलेशिया में रहें। बट वो ऐसा ही है कि आप ऐसे उसको कंसिडर करो कि यार आप जा रहे हो, आप वहां रह रहे हो, सही है। जब 2 साल में वीजा खत्म होना है, आपको वापस पाकिस्तान आ जाना है, सही है। आप वहां पे सेटल नहीं हो सकते। आप इसको एज अ पाथवे तो ट्रीट कर सकते हो कि यार मैं 2 साल मलेशिया में रहूं, और वहां से फिर मैं आगे के लिए वीजा अप्लाई करूं, मैं ट्रैवल करता रहूं, सही है। मैं मलेशिया में हूँ, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ऑलरेडी हूँ, मैं अपनी ट्रैवलिंग जर्नी कंटिन्यू करूं, मैं घूमूं फिरूं। लेकिन ऐसा लाइफ सेटल करने की बात हो रही है तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। वो थोड़ा मुश्किल पार्ट है। बाकी सस्ता है। मलेशिया अगर आज भी मुझे कोई बोलेगा ना कि आप वापस कहाँ जाके रहना चाहते हैं, तो मोस्ट लाइकली आफ्टर गेटिंग अ पासपोर्ट फ्रॉम हियर, यहाँ की पीआर लेने के बाद, मैं डेफिनेटली आई कैन कंसिडर ऑप्शन कि यार थोड़ा टाइम मैं मलेशिया में जाके रहूं, क्योंकि फूड, हलाल फूड आपको आसानी से मिल जाता है, लोग बहुत अच्छे हैं, सस्ता है यार, और फिर वेदर, ट्रॉपिकल वेदर है थ्रू आउट द टाइम। पूरे साल एक ही जैसा मौसम है, बारिश हो रही है, गर्मी बारिश, गर्मी बारिश, गर्मी, यही चलता रहता है। प्लस मलेशिया को वैसे बोला भी जाता है कि मलेशिया इज कंसिडर्ड एज फूड हेवन। तो इफ यू आर समवन हु इज फूडी, तो मलेशिया इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर यू। So very interesting. Very interesting. Okay, perfect. So Atif, after your I think 7th grade का आपने डिप्लोमा किया इसी के थ्रू, उसके बाद आप जब प्रोफेशनल करियर में उस वक्त शिफ्ट हुए थे, या मीनवाइल नहीं आप नहीं नहीं, ऑनलाइन प्रोफेशनल किसी में काम करके, या करियर। क्या प्रोफेशनल करियर क्या था? प्रोफेशनल करियर की अगर जब बात करें ना, प्रोफेशनल करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो प्रोफेशनल करियर तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था यार। मैं मजेदार बात बताता हूँ आपको। माय फादर, प्रोफेशनल करियर की अगर जब बात करें ना, प्रोफेशनल करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो प्रोफेशनल करियर तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था यार। मैं मजेदार बात बताता हूँ आपको। माय फादर, ही यूज्ड टू ओन अ फैक्ट्री इन कराची ना। So we manufacture for all high-end fashion garments for big brands Europe के ना। So the time I finished with my college, my father asked me कि तुम्हारे पास टाइम है, you should come, you should see the operations कि कैसे काम होता है, कैसे पाइपलाइन में चीजें चलती हैं, सही है, ऑर्डर कैसे आता है, कैसे फैब्रिक सोर्स होता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे एक्सपोर्ट होता है, यू शुड लर्न। थ्रू आउट द टाइम जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगा।
तो एट दैट टाइम आई वाज वेरी रिलक्टेंट कि यार अब मेरा टाइम है, मैं तो अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ हूँ, मेरा टाइम है फन करने का, आई शुड चिल, वेकेशंस पे जाऊं, दोस्तों के साथ बैठूं। बट देन आई रियलाइज कि यार नहीं, ही इज राइट एक्चुअली, लेट्स गो एंड लेट्स लर्न कि यार ये प्रोसेसेस चलते कैसे हैं। सो जो प्रोफेशनल कैरियर है वो, मतलब वो प्रोफेशनल करियर तो नहीं था, दैट वाज जस्ट अ बिगनिंग, बट वो आप कहते हैं ना कभी कभी यू जस्ट स्किम थ्रू थिंग्स। तो मैंने वो स्टार्ट किया, आई स्टार्ट गोइंग टू माय फादर्स फैक्ट्री, आई स्टार्ट लुकिंग आउट ऑल द ऑपरेशंस के यार अच्छा क्लाइंट आता है, क्लाइंट के साथ कैसे आप बात करते हैं, कैसे मीटिंग्स होती हैं, फिर कैसे आप ऑर्डर प्लेस होते हैं, एलसी क्या है, डीपी क्या है, डीए क्या है। आई स्टार्ट लर्निंग ऑल दिस एक्सपोर्ट टर्म्स, द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अच्छा उस टाइम पे वीबॉक होता था, ई फॉर्म्स होते थे, अच्छा भाई बैंक जाना, बैंक वाले के साथ चैट करना। एट द टाइम यू यार आप कॉलेज जब ग्रेजुएट करते हो, यू आर वेरी यंग एट दैट एज, तो उस एज से ही है ना मुझे इंटरेस्ट था चीजें सीखने का, तो वो चलता रहा साथ में। फिर फैक्ट्री गया, देखा अच्छा भाई वर्कर्स कैसे काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज का क्या सिस्टम होता है, पेरोल्स, एडमिन, एचआर, वो सारी चीजें मैंने सीखना शुरू कर दी। तो खैर फिर वो मेरा इंटरेस्ट कुछ ज्यादा नहीं था उस बिजनेस के साथ, मेरी कोई ऐसी कोई खास एफिलिएशन नहीं थी, बस मैं जाके मैंने सीखना शुरू किया। कपल ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड थे स्कूल के टाइम के, दे यूज्ड टू डू फ्रीलांसिंग। बड़ी मजेदार स्टोरी है। they actually used to do freelancing कॉलेज के स्कूल के पास से, कॉलेज के पास से इनफैक्ट उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। वो उस जमाने में मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट लिखते थे, और मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट ऐसी होती थी कि ये फाइबर अपवर्क से जॉब पकड़ते थे और ये लोग मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट लिखते थे, पूरी पूरी रात बैठ के ये लोग लिखते थे। इनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी थी इन लोगों की, तो इनको एज मिला हुआ था कि यार ये, तो इन्होंने मुझे बताया कि यार हम फ्रीलांसिंग करते हैं। अच्छा मैंने कहा यार ये भी कोई चीज है फ्रीलांसिंग, ओके। इन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा ऐसा होता है, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, सही है, यहाँ से जाते हैं, काम पकड़ते हैं और वी स्टार्ट डूइंग दिस। अच्छा फिर थोड़े टाइम बाद मैं उनसे वापस मिला। अच्छा मेरा उस टाइम पे कोई इंटरेस्ट जागा वागा नहीं, मैंने कहा होगा यार कुछ कर रहे हैं, सही है, पैसे बनेंगे देखा जाएगा, नहीं बनते मेरी जिंदगी चलती, मुझे क्या फर्क था। खैर तो फिर थोड़े टाइम बाद वो मुझे मिले, कहते हैं यार हम कस्टमर सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा अब कस्टमर सपोर्ट, उन्होंने बताया कि शॉपिफाई के हमारे कुछ, शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट्स होती हैं, और देन वहाँ पे कंपनीज अपनी अपनी वेबसाइट बिल्ड करते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे होते हैं, तो हम एक रियल एस्टेट वाले के लिए उसका कस्टमर सर्विस हैंडल करते हैं। अच्छा नाउ इट्स स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टिंग, मुझे भी जरा सुनने में मजा आने लगा, एंड देन आई स्टार्ट डूइंग माय रिसर्च एंड एवरीथिंग। एक साल के बाद वो कहते हैं कि यार अब हम अमेजोन कर रहे हैं। अच्छा मतलब वो स्विच है ना बहुत जल्दी जल्दी आ रहा था, कह रहे हैं यार हम अमेजोन कर रहे हैं, अमेजोन पे हम करते हैं ड्रॉप और आप ये शिपिंग। किस साल की बात कर रहे हैं? किस यार साल ये की मैं बात कर कर रहे रहा हैं? हूँ, तकरीबन कर रहा हूँ कोई 2015-1 की तो बात कर रहा हूँ, 14-15 की बात है ये। हाँ ये 14-13-14 की बात होंगी, मैंने स्टार्ट किया था 15। अच्छा तो आतिफ, आप ये जो बात कर रहे हैं, इस फ्रीलांसिंग का आपको इंट्रोडक्शन हुआ, ये किस साल की बात बता रहे हैं आप? इट्स क्वाइट फनी स्टोरी एक्चुअली। 2013 से ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में शुरू होना स्टार्ट हो गई थी, तो इट्स बीन 10 इयर्स नाउ, हम 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। सो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड होते थे, स्कूल फ्रेंड्स होते थे एक्चुअली, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस कॉन्सेप्ट से ना। सो उसका भाई उसका भाई था, बड़ा भाई था, ही यूज्ड टू वर्क फॉर अ कस्टमर सपोर्ट कंपनी, बहुत बड़ा ग्रुप है तो खैर वो, तो वो वहाँ पे जॉब करता था, एंड देन वहाँ से उसने चीजें सीखी और फिर उसने अपने घर में अपने भाई को ट्रेन किया, एंड देन दे स्टार्ट डूइंग दिस ना। तो खैर स्टार्ट ऐसे हुआ कि 2013 में आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द कॉलेज, इन लोगों ने मुझे इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया कि यार हम लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। बस लाइक यार ये फ्रीलांसिंग क्या है, इसमें वर्ड में ही फ्री है, एंड लाइक ओके सही है, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा यार हम मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट लिखते हैं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं मेडिकल में, ना मुझे ट्रांसक्रिप्ट के बारे में, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट के बारे में पता है क्या मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट क्या है। उसने मुझे बड़ा डिटेल में समझाया कि आते पैसे होता है, डॉक्टर्स होते हैं, वो हमें रिपोर्ट्स देते हैं, देन वी हैव टू राइट एंड एवरीथिंग। ओके चलो होगा कोई चीज, मैंने कहा बहुत मुश्किल लग रहा है, साउंड्स वेरी हार्ड टू मी, ऐसा चलो स्किप करते हैं ऐसे। देन आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, 6-7 मंथ्स में भी, वो मैं वापस मिला उनसे, वो मुझे कहते हैं कि यार अब हम कस्टमर सर्विस करते हैं, कस्टमर सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं, अच्छा मुझे अब लगा कि यार, मैंने कहा मुझे जरा बताओ कस्टमर सपोर्ट होता क्या है। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करना शुरू किया कि यार शॉपिफाई करके एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट्स बनती हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं कुछ, उनकी शॉपिफाई पे वेबसाइट्स हैं, और वहां पे हम चैट बॉक्स की सर्विसेज दे रहे होते हैं, चैट सपोर्ट कर रहे होते हैं या ईमेल सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्लाइंट कोई, अगर कोई क्लाइंट आ रहा होता है, कस्टमर आता है, कोई क्यूरी कर रहा होता है, तो उसको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। अब यहाँ से ना जरा इंटरेस्टिंग एलिमेंट शुरू हुआ, अब मुझे भी है ना तजस्सुस हुआ,
आप होते हैं क्यूरियस हो जाते हैं कि यार ओके अब देखें, अच्छा पैसे वैसे भी उनके बन रहे थे, ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं बन रहे थे, पैसे ही बन रहे थे। अच्छा, मनी वाज नेवर अ बिग मोटिवेशन फॉर मी, मतलब अभी भी पैसा, मैं हमेशा पैसे को एज अ बाई प्रोडक्ट लेके चलता हूँ। उस टाइम पे भी पैसा ना मेरे दिमाग में नहीं था, मेरे दिमाग में था कि यार मुझे ना, मेरे फादर जो काम कर रहे हैं ना, वो जो फैक्ट्री है, बाइंग हाउस एंड एवरीथिंग, मुझे वो नहीं करना। आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं वही कन्वेंशनल बिजनेस में जाऊंगा तो मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लूंगा, मैं वही लाइफ साइकिल में घुस जाऊंगा जो कि मेरे फादर हैं, सही है। तो ही डू फन, ही डू एवरीथिंग इन हिज लाइफ, बट आई डोंट वांट टू अडेप्ट दैट लाइफस्टाइल, टू बी ऑनेस्ट। मैंने कहा यार मुझे ये वाली तो जिंदगी नहीं चाहिए, ये तो प्री डिसाइडेड था। मैंने कहा यार वो जो कर रहे हैं वो करते रहें, मैं अपना करूंगा, कुछ नया करूंगा, कुछ यूनिक करूंगा जो कि यार मेरे घर में किसी ने नहीं किया, या लेट्स एक्सप्लोर सम अदर ऑप्शंस। अच्छा, तो खैर पता चला कस्टमर सपोर्ट भी कोई चीज होती है। मैं आया, मैंने रिसर्च शुरू कर दी। अच्छा, लकीली हुआ ये कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इनके पास एक अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता है ना, इन लोगों ने अमेजोन पे स्विच किया। अब जब इन्होंने अमेजोन पे स्विच किया तो इन्होंने 2015 14 की आई गेस बात है, इन्होंने मुझे बताया कि यार अब हम अमेजोन पे बेचते हैं। अब जब इन्होंने कहा ना बेचते हैं, तो फिर आई मुझे, मैंने कहा यार ये तो अब तो सीखना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी मजेदार जर्नी है। उस टाइम पे ना पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको हालात बताऊं, खैर आई स्टार्टेड सेलिंग ऑन अमेजोन इन 2015, तो अब तो 8 साल हो गए इसको। लेकिन उस टाइम पे ना कोई किसी को बताता नहीं था। उस टाइम पे ना आप अपने हद तक कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके बराबर वाला क्या करता है, आप किसी को कुछ बताते ही नहीं थे। और ना डिजिटल लिटरेसी का कोई कॉन्सेप्ट था। डिजिटल लिटरेसी तो हमारे मुल्क में बहुत बाद में आई है यार, ये जब बड़े इंस्टीट्यूशन आए हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स आई है एंड एवरीथिंग, तब जाकर डिजिटल लिटरेसी आई है। वरना इससे पहले लोगों को इतना नहीं पता था कि यार ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, ये सारी कोई चीजें, जिसको पता था ही वाज मेकिंग हिज ओन मनी, ही वाज नॉट रेडी टू हेल्प एनीवन एल्स, सही है। उस टाइम पे मेरा भी यही था, मेरे दोस्तों का भी यही कॉन्सेप्ट था कि यार चलो अपने सर्कल में एक दो को बता देते हैं जो बहुत क्लोज हैं, लेकिन दुनिया को जाके क्या ढिंडोरा पीटना है। हमें उस टाइम पे है ना, आपके अंदर एक ग्रीड होती है कि यार आप अपने लिए बना लें, सही है, आप अपना चलाते रहें, आपको क्या जरूरत है कि दुनिया को जाके हेल्प करूं भाई, मैंने थोड़ी सबका ठेका उठाया हुआ है। उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट था, ये मैं बता रहा हूँ 2014 की बात, 2013-14 में ये वाला कॉन्सेप्ट चलता था, क्योंकि सब छोटे ही थे ना यार। उस टाइम पे आप जब कर रहे होते हैं ना चीजें, तो आपको मजा आ रहा होता है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपको है ना आपकी सराउंडिंग्स के बारे में कोई ख्याल नहीं होता कि बराबर वाला क्या कर रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आप कहते हैं कि यार मैं लगा रहा हूँ, मैं अपना पैसा बनाता रहा हूँ। खैर, तो ये जर्नी स्टार्ट होती है ई कॉमर्स वाली 2015 में। अच्छा, अब जब स्टार्ट हुई तो अमेजोन से स्टार्ट हो गई। मेरी फैमिली लकीली, एक अच्छा ये भी था कि उस जमाने में पाकिस्तान से अकाउंट बन जाते थे, कोई मसला ही नहीं होता था। हमारे अकाउंट 2012-13 के पाकिस्तान के बने हुए अकाउंट थे, 15 के अकाउंट थे, कोई मसला नहीं, घर के एड्रेस डले हुए हैं कराची के, जबरदस्त चलता था। फिर मेरी फैमिली पूरी यूएस में है, तो मैंने उनसे अकाउंट लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे अकाउंट दो, लेट मी मेक यू मनी। मैंने जब बोला ना, मेरे कजन हैं सारे, थे लाइक ओके सही है आतिफ, लेट्स डू इट। लाइक ओके चलो सही है। खैर, तो फिर कुछ दोस्त वगैरह थे, वो भी यूएस सारे मूव हो गए थे उसी टाइम पे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि ओके लेट्स डू इट। वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई 2015 से। देन आई स्टार्ट विद ड्रॉप शिपिंग। तो मेरी जर्नी विद ड्रॉप शिपिंग, आई स्टार्ट माय जर्नी। तो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया, इट वाज अ फन राइड यार। उस टाइम पे जो पैसे बने हैं ना, वो पैसे आमिर अभी भी नहीं बनते, मतलब मजाक के अलावा। उस जमाने में कोई कंपटीशन नहीं होता था, सही है, आप जो चाहे करें, वॉयलेशंस बहुत लिमिटेड होती थी। और उस जमाने में ना मैट्रिसेस समझना, एल्गोरिथम समझना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि एआई तो थी, लेकिन ऐसी कोई इतनी कोई खतरनाक किस्म की एआई नहीं थी, बहुत आसान था। आप अमेजोन पे जो चाहे कर लें यार। उस टाइम पे आप जब अर्ली अडेप्टर होता है ना, तो आपको चीजें भी बड़ी अच्छी से समझ आने लगती हैं। आपको मैट्रिसेस की पूरी समझ है, एल्गोरिथम्स आपके हाथ में, आपको समझ आ रहा है कि यार कहाँ ट्रिगर हो सकता है, कहाँ ट्रिगर नहीं होता। तो खैर, वी स्टार्ट विद ड्रॉप शिपिंग, इट वाज अ फन राइड। ड्रॉप शिपिंग किया, फिर थोड़े टाइम में ना हमें पीएल का कॉन्सेप्ट समझ आया कि यार पीएल भी तो एक चीज है ना, लेट्स डू पीएल। तो फिर हमने पीएल स्टार्ट किया लेदर जैकेट से। तो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनकी फैक्ट्री है सियालकोट में। ही एक्चुअली, आई पुश हिम विद एन आइडिया कि यार बिलाल उनका नाम है। मैंने कहा बिलाल भाई, यार सीन ये है कि लेदर जैकेट बेचनी है, आपकी तो फैक्ट्री, आप तो बना रहे हैं, सही है, मुझे ऑनलाइन बेचनी है। कहते हैं सही है, बेच देंगे। मैंने कहा देखो, ये भी हो सकता है कि महीने में सिर्फ एक ऑर्डर आए मेरा, कोई शॉर्ट श्योरिटी नहीं है कितने ऑर्डर आएंगे, लेकिन हो सकता है कि महीने में एक ऑर्डर आए, बनाओगे? ये बस लाइक व्हाई नॉट, बनाते हैं। खैर, तो फिर वो लेदर जैकेट से जर्नी स्टार्ट की है यार, कोई 2 साल 2.5 साल लेदर जैकेट बेचे। और
इतना बेचा है कि क्वांटिटी तो हमें नहीं पता थी, लेकिन डेली उसके पास है ना कोई 60-70 जैकेट्स जाती थी ऑर्डर बनने के लिए। तो फिर हमने थोड़ी इनोवेशन करना शुरू की। हमने कहा यार व्हाट ये वाज क्या, प्राइस क्या थी उसकी? उस जमाने में सनी $110, भाई $120, $100, $120 तो बहुत मिनिमम था। हम साइजेस के ऊपर पैसे बढ़ाते रहते थे और DHL हम लोग इंक्लूड करते थे। इतना मुझे आज भी याद है कि डॉलर उस जमाने में यार कोई $160 का शायद होता था, या इससे भी कम का पता नहीं, इतना ही कुछ होता था। और खैर DHL की कोई $35 कोई DHL की कॉस्ट होती थी या $30 होती थी। जैकेट कोई 4-1 हज़ार रुपए में बन जाती थी। तो हमें पर जैकेट कोई आराम से, और ये प्राइवेट लेवल था तो ना हम कोई हमें इन्वेंट्री भी स्टॉक करने के, हम FBM कर रहे होते थे। तो ऑर्डर आया शिप कर दिया, ऑर्डर आया शिप कर दिया। रिव्यूज वगैरह की हमने पूरी साइंस समझ ली थी। मेरे इट वाज 2015, ड्रॉप शिपिंग, देन प्राइवेट लेबल। फिर हमने कुछ सप्लीमेंट्स की तरफ भी हम लोग गए। 2016 में ही हमने कुछ सप्लीमेंट लॉन्च किया। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, लेकिन वो कुछ कंप्लायंसेस इश्यूज एंड एवरीथिंग, देन वी हैव टू क्लोज डाउन विद सप्लीमेंट प्राइवेट लेबल बिजनेस। लेदर जैकेट चलती रही। लेदर जैकेट तो मेरे साथ तकरीबन 2018-19 तक चली है यार। मैंने लेदर जैकेट तो 18-19 तक बेची है। खैर फिर हुआ ये कि मैं मलेशिया होता था, मलेशिया से आया। अच्छा, लकीली आप देखें, या तो लकी बोलूं या अनलकी बोलूं मुझे नहीं पता, मैं इतने साल मलेशिया रहा, सनी भाई का मलेशिया में रहते हुए पता ही नहीं चला कि यार सनी भाई भी कोई है, एक्सट्रीम कॉमर्स भी कोई चीज़ है। एज फार एज आई रिमेंबर, एक्सट्रीम कॉमर्स 2017 में स्टार्ट हुई थी। मैं पाकिस्तान आया, एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, तो हुआ ये कि मेरे मेरे मेरा जो चाइल्डहुड फ्रेंड था वो भी मलेशिया मेरे साथ होता था, वो भी पाकिस्तान में था उस टाइम पे। तो ऐसे ही बैठे बैठे ना वो फेसबुक पे मेरे पास वो आ गया कि यार एक सेमिनार हो रहा है अमेजोन का बहरिया ऑडिटोरियम में, कराची में, बहरिया यूनिवर्सिटी में। मैंने मेरे दोस्त को बोला, मैंने कहा राहत चलना है। कहता है कि पास तुम खरीद लो। मैंने कहा ओके चलो पास मैं खरीद लेता हूँ। मेरे ख्याल से वो $2000 का पास था। अब मैंने 2 पासेस खरीदे और संडे के दिन हम चले गए। संडे के दिन सुबह 9 बजे का सेमिनार था, सुबह सुबह 9 बजे मैं और वो चले गए। अच्छा, अब मैं ऑलरेडी कर रहा था ये सारा अमेजोन एंड एवरीथिंग प्राइवेट लेवल। मैं बैठा, सुबह 9 बजे सेमिनार शुरू होता है, 9 साढ़े 9 पे स्टार्ट हुआ, रात में मेरे ख्याल से 7-8 बजे तक चलता है। अब वो थ्रू आउट द टाइम 10-11 घंटे जो थे ना, उसने हिला के रख दिया। अब वो सनी भाई बातें कर रहे हैं, सही है, और मैं रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि वो उनकी बातों में बड़ी हकीकत थी। वो हकीकत ये थी कि जब हम लोग ड्रॉप शिपिंग करते थे, या तो 20-20, 30-30 लोगों की टीम है आपके पास, आपको लोगों को हैंडल करना है। एक बंदा सिर्फ लिस्टिंग्स निकाल रहा है, एक पिक्चर्स को रिवर्ट कर रहा है, सही है, फिर गूगल सर्च कर रहा है, फिर लिंक्स निकाल रहा है कि यार ये प्रोडक्ट ओवर स्टॉक पे मिल रहा है, मेफेयर पे मिल रहा है, होम डिपो पे मिल रहा है, वॉलमार्ट पे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। अच्छा, फिर प्राइसेस एनालाइज करके शीट में डाला है, फिर तीसरा बंदा कंपैरिजन चार्ट बना रहा है, फिर चौथा सारी चीजें ऐड कर रहा है, फिर ऑर्डर आता है तो एक खाली वो बताते कि यार ये लिंक से खरीदना है, प्राइस चेंज हो गई या ऑर्डर स्टॉक आउट हो गया तो अब नई जगह से आप वो यूनिट ढूंढें, फिर एक का काम है ऑर्डर फुलफिल करना। तो यार वो तो एक पूरा इतनी बड़ी टीम, और फिर यार जिंदगी में सुकून ही नहीं था, कसम से जिंदगी में सुकून नहीं था। पैसा बनता था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो जो पीस ऑफ माइंड हो ना वो नहीं था। आप हम लोग शुरू करते थे शाम में कोई असर के टाइम पे, लाइक अराउंड 4 बजे, 3-4 बजे शुरू करते थे। सुबह 7 बजे तक ऑफिस में होते थे, 6-7 बजे तक ऑफिस में होते थे। टीम चली जाती थी, टीम ने अपनी जॉब खत्म की, वो चली जाती थी। सुबह 7 बजे ऑफिस में है, 9 बजे सो रहे हैं, वापस उठ रहे हैं, वही मतलब लाइफ एक साइकिल पे चल रही थी। मतलब है ना, मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट भी जाना है ना, तो मुझे सोचना है कि यार मैं जाऊंगा तो टीम क्या मैनेज कर सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, सही है। आप वो साइकिल है ना, वो विशियस साइकिल है, वो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, पैसा बनता जा रहा है, साइकिल चलता रह रहा है, आप खुश हैं, आप खुश हैं, लेकिन वो पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है। खैर फिर सनी भाई को सुना, 2018 की बात आई गेस, तो मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा ये तो सही है, जितना बनाना था बना लिया, आप कुछ और करके देख लेते हैं। तो फिर प्राइवेट लेबल, फिर मैंने 1-to-1 ईसी का 1-to-1 ज्वाइन कर लिया। ईसी का 1-to-1 ज्वाइन किया, सही है, प्राइवेट लेवल की नॉलेज थी थोड़ी बहुत, लेकिन सनी भाई के साथ और समझने को मिला। फिर इंटरेक्शन होने लगे सनी भाई से, क्योंकि मैं 1-to-1 था तो आई यूज्ड टू हैव अ कॉल विद हिम। फिर समझ आया कि यार पैसा, आप आपको पैसे बनाने के लिए ना जरूरी नहीं है कि आप इतने सारे लोग रखें, सही है, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस करें, आप ऑटोमेशन की तरफ जाएं। लेकिन देखो ऑटोमेशन में फर्क है आमिर,
बहुत बड़ा फर्क है। आजकल के बच्चे जो ऑटोमेशन अडॉप्ट कर रहे हैं ना, या जो ऑटोमेशन की उन्होंने एग्जांपल सीख लिया, वो उनके लिए ऐसा है कि यार आज मैंने कुछ स्टार्ट किया, कल मैंने ऑटोमेशन पे डाल दिया, अब तो वो पैसा बनता रहेगा। दर हकीकत ऑटोमेशन ये नहीं है। ऑटोमेशन तो आप प्रोसेसेस के थ्रू लेके आ रहे होते हैं, आप छोटे छोटे चेंजेस कर रहे होते हैं अपने डेली बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर, जो वो छोटे एक स्टेप को ऑटोमेट कर देता है। सही है। जहां पे मोनोटनस कामों को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, आप उसको थोड़ी ऑटोमेट कर सकते हैं। बिजनेस मेरा है तो मुझको उसको रोज ओवरलुक करना है। आई हैव टू सी द नंबर्स, आई हैव टू सी कि क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मैं उसमें ऑटोमेशन नहीं कर सकता, ना ही मैं किसी पे रिलाई कर सकता हूँ कि मैं एक वीए रख लूं और वीए मेरा बिजनेस चला ले। तो ये तो नहीं होता। सही है। ये बहुत ही कोई पुराना दकियानूसी कॉन्सेप्ट हो गया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बिजनेसेस, और लोगों का सबसे बड़ा चीज जो है ना, लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वो ये है कि आप जब भी ये बिजनेस करते हैं, राइट, ई कॉमर्स बिजनेसेस करते हैं, डिजिटल बिजनेसेस करते हैं, तो प्लीज कंसिडर दिस एज अ बिजनेस। डोंट कंसिडर दिस कि ये पैसिव इनकम सोर्स है। Amazon is not a passive income source. Amazon is a full time business. आप खुद करते हो, आपको पता है कि यार दिन में आपको टाइम देना ही देना है, क्योंकि दैट्स योर बिजनेस। द ओनली डिफरेंस इज कि ये फिजिकल नहीं है, ये डिजिटल है। और मैं एक बात बताऊं, थ्रू आउट द टाइम ये मेरी लर्निंग है, डिजिटल बिजनेसेस ज्यादा मुश्किल होते हैं फिजिकल बिजनेसेस से, क्योंकि डिजिटल बिजनेस के अंदर आपका प्रोडक्ट सिर्फ लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं, वीडियोस के फॉर्म में देख सकते हैं, वो सिर्फ रिव्यू पढ़ के आपको जज करेंगे। फिजिकल बिजनेस में कोई आपकी शॉप पे आता है ना, उसको कोई चीज पसंद नहीं आती, तो वो प्रोडक्ट वापस दे के चला जाता है। आप या तो उसको रिटर्न कर देते हैं, या नया आइटम देते थे, या उसका कंसेंट समझ लेते हैं। यहाँ पे तो आपको लोग डिजिटली आके रिव्यूज छोड़ के जा रहे हैं। तो आपको इस बिजनेस को एज अ पैसिव इनकम ट्रीट नहीं करना है, एज अ फुल टाइम बिजनेस ट्रीट करना है। तभी आप इसको स्केल कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, पैसे बना सकते हो। इससे पैसा बनाना मुश्किल नहीं है इस बिजनेस से, सिर्फ टाइम चाहिए और एज अ माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए कि यार इसको एज अ बिजनेस लेके चलूं, इसको पैसिव इनकम सोर्स ना लेके चलूं। खैर, फिर होता यह है कि ईसी ज्वाइन कर लिया, फिर प्राइवेट लेबल लॉन्च किया सनी भाई के साथ। 2019 में ईसी ने मुझे हायर कर लिया एज अ 222 सोर्सिंग टीम लीड। तो वहां से फिर वो जर्नी स्टार्ट होती है। ईसी के साथ प्राइवेट लेबल अपनी जगह चल रहे थे, ईसी की जर्नी अपने साथ चल रही थी। देन इन as far as I remember in 2020 I guess, 2021 नहीं 2020 they hired me for VBC, और फिर VBC मेरी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया। मैंने वो ट्रेनिंग्स वाला डोमेन पूरा छोड़ दिया, क्योंकि मुझे कुछ नया चाहिए था, समथिंग विच आई कैन रिलेट टू। और फिर जब मैंने VBC शुरू किया, वीडियो बूट कैंप, तो 2020 के अंदर आई गेस, तो उस प्रोजेक्ट, ये 2021 था आई गेस, उस प्रोजेक्ट के साथ है ना मेरी कोई बहुत ही ज्यादा एफिलिएशन हो गई। क्योंकि जब आप सिखा रहे होते हैं लोगों को, सेशंस दे रहे होते हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, एंड देन आपके पास वो वाला माइंडसेट ऑलरेडी बना हुआ होता है, आपको पता है कि यार लोगों को कैसे अपनी बात कन्वे करनी है। अब फिर आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिसमें सारी वीडियोस होंगी, वो वीडियो लाइब्रेरी होगा, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा विद ऑल द नॉलेज एंड एवरीथिंग। सो तब आपको ना और ज्यादा मजा आता है, रिलेटेबल हो जाते हैं, क्योंकि आप ट्रेनर थे एक टाइम पे, आपने लोगों को ट्रेन किया है, नाउ यू आर बिल्डिंग समथिंग फॉर देम। तो खैर मुझे मूव करा VBC में, एंड आई वाज सो हैप्पी विद दैट डिसीजन कि जितना टाइम मैंने VBC के साथ निकाला है, इट वाज द बेस्ट टाइम। मतलब आपके पास, आप जब कंटेंट अपलोड करवा रहे होते हैं, ट्रेनर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कंटेंट बनवा रहे होते हैं, उसकी चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं, और फिर जब लोग आके बोलते हैं कि यार हमने ये वीडियो देखी है, हमने ये कोर्स कंप्लीट किया है, हम $50 बना रहे हैं, हम $100 बना रहे हैं, उससे ज्यादा है ना खुशी आपको दुनिया में कोई चीज नहीं दे सकती। तो वो हाँ, इसको आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस इन अ राइट वर्ड, बट वो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना, जब आगे लोग आपको बता रहे होते हैं कि यार VBC से हमने सीखा है, हमारी ये स्किल आ गई, हम ये पैसे बना रहे हैं, हमारे हालात बदल रहे हैं, वो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, नो मैटर व्हाट। उससे ज्यादा इसमें मैं एक मोटिवेशन नहीं पॉइंट ऐड होती। करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली आई रिमेंबर कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इसी के साथ एट द एंड ऑफ 2019। और जब ये हमारा, मैं ज़्यादा कुछ मीटअप्स में, एक दफ़ा कराची, लाहौर में एक दफ़ा मीटअप हुआ था, वहाँ पे मेरी टीम से मुलाकात हुई, और मैंने कुछ ऑब्जर्व किया थोड़ा कि यार एक मतलब लोग, एक ग्रुप है जो कि पैसों से बहुत दूर हटके किसी कॉज के लिए काम करना चाह रहा है। हमारे लिए सब बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, और हमें लग रहा था कि यार पता नहीं समय से बालातर काम है, ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। एक फेसबुक ग्रुप था और उसके अंदर कम्युनिकेशन और लोगों को फ्री हेल्प करना, वो एक बड़ा कल्चर क्रिएट, जरूर पूछूंगा। मीनवाइल जो VBC का इनिशिएटिव था ना, मैं पर्सनली, जो मेरा पहला कोर्स था अमेजोन की नीश के अंदर, वो VBC का कोर्स था। मैंने VBC को देखा, एक्सप्लोर किया, पूरा देखा,
और टू बी ऑनेस्ट आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने अपनी पहली दफ़ा फाइवर पे आईडी बनाई थी तो जस्ट इन 21 डेज, यानी कि मैंने आज अपना स्टार्ट किया था और पहले 21 दिनों के अंदर अंदर मैंने फाइवर की आईडी बनाई और अपना सारी डिटेल्स वगैरह अपलोड की, तो मुझे नेक्स्ट 5 डेज के अंदर पहला ऑर्डर आ गया था। और आते भाई आप यकीन नहीं करेंगे, वो ऑर्डर $500 का था पर मंथ। अच्छा, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर था क्योंकि मैं इतना नॉलेज नहीं रखता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने ग्रुप में मैसेज किया और मैंने पूछा कि यार मेरे पास इस तरह क्लाइंट है, मुझे काइंडली गाइड करेंगे मैं कैसे करूँ। यकीन नहीं कर सकता था कि लोगों ने वहां पे इतने अच्छे तरीके से मुझे एक एक स्टेप्स में वो चीजें बताई कि आप क्लाइंट को इस तरीके से रिप्लाई करें, ये क्यूरी है इसका ये आंसर होगा, ये क्यूरी है इसका ये आंसर होगा। और मैंने उन स्टेप्स को फॉलो किया और मेरा क्लाइंट क्लोज हुआ। और स्टिल इन लास्ट 3 years आई कैन वेरी ओपनली से कि यार मैंने आज तक जितना कुछ कमाया, जो कुछ किया, उसकी जो बेस थी वो इसी ने सेट की थी। सो आई वुड लाइक टू आस्क कि एक तो वो जो ग्रुप का कल्चर आप लोगों ने क्रिएट किया उसके पीछे क्या थॉट था, और फिर सेकेंडली जो बूट कैंप की आपने बात की, तो बूट कैंप से क्या मतलब गोल, पहला गोल सिर्फ कोई पैसे बनाना था या फिर बहुत ज्यादा एक फ्रॉम डे वन आप लोगों का टारगेट ही ये था कि यार नहीं एक अच्छे कॉस्ट के लिए काम करना है, मनी विल बी बेबी माय बाय प्रोडक्ट, और क्या प्लान था आप लोगों का स्टार्ट? Yeah, Sunny Bhai has talked about this couple of times in his video as well ना, और आपने सुनी भी होंगी। तो इसको अगर हम क्विकली रिफ्रेस करते हैं तो ग्रुप बनाने का कॉन्सेप्ट यही था कि देयर वाज नो प्रायर ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता था जहाँ पे लोग अपने क्यूरीज डालें और ग्रुप के एडमिन्स खुद बैठ के रिप्लाई कर रहे हो। मतलब वो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है, लेट्स से यार मैं पोर्चुगल का डिजिटल नोमैड वीजा करता हूँ, मेरा फेसबुक ग्रुप है, अब लोग आके इमिग्रेशन की कोई भी बात पूछेंगे तो मैं खुद रिप्लाई कर रहा हूँ या वीडियोस बना के डाल रहा हूँ लोगों की नॉलेज के लिए। तो ग्रुप वाज फॉर नॉलेज बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। एक्चुअली आप वो देखो ना, वो जो ग्रुप स्टार्ट हुआ था और आज जहाँ पे वो ग्रुप है, सही है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई होगी डेफिनेटली थ्रू आउट द टाइम। अच्छे लोग आते हैं, फिर लोग अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं, सही है। तो वो जो शुरू में जब आपने स्टार्ट किया 2019 या मैंने स्टार्ट किया इसी के साथ, उस जमाने में जो क्वालिटी होती थी ना लोगों के रिस्पॉन्सेज की, वो अनमेजरेबल है यार। लोग इतने दिल से खुलूस के साथ आपको रिप्लाई करते थे ना, वो मतलब जितना उनको आता है वो सारा आपको बता देते थे, क्योंकि लोगों में ग्रीड नहीं थी। लोगों में था कि यार इस बंदे के पास क्लाइंट आ गया ना, लेट्स हेल्प हिम, इसको बताते हैं कि कैसे करना है। अब वो चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी कम हुई होंगी डेफिनेटली, बट टाइम होता है यार, दुनिया चेंज हो गई 4 साल में, बहुत लोगों का माइंडसेट बदल गया, सारी चीजें बदल गई। लेकिन जो ग्रुप का कॉन्सेप्ट था वो था कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज बेस बनाना, ऐसी एक कम्युनिटी खड़ी करना फॉर पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी वाली, कि यार पाकिस्तानियों के लिए मेड बाय पाकिस्तान काइंड ऑफ अ थिंग, जहां पे लोग पूछें, अपने हर सवाल पूछें अमेजोन रिलेटेड। अगर याद होगा ना आपको भी आमिर, जब हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था तो द ग्रुप इज यूज्ड टू बी कॉल्ड अमेजोन एफबीए पाकिस्तान, याद है ना? उस टाइम पे इसका नाम अमेजोन एफबीए पाकिस्तान था। तो उस एग्जैक्टली जमाने आई में स्टिल एग्जैक्टली उस जमाने में लोग everyone talk about like FBA पाकिस्तान, Amazon 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 Amazon। खैर फिर जो दूसरी बात हम बूट कैंप वाली कर रहे हैं, सही है। सो जो बूट कैंप था, बूट कैंप का कॉन्सेप्ट था कि यार लोगों को स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए विद एग्जांपल्स विद टाइम पे, क्योंकि सनी भाई हैज एन एक्सपीरियंस विद Amazon एंड एवरीथिंग, जो टीम थी उनका एक्सपीरियंस था एंड एवरीथिंग। सो उसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से ये था कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, वो फिजिकल बेच रहे हैं, उनको वर्चुअल या ग्लोबल ले जाया जाए। तो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट वो था। लेकिन खैर वो फिर वो बदलता गया कॉन्सेप्ट, वक्त के साथ साथ लोगों ने अडेप्ट करना शुरू किया। वो लोग जो कि जॉब्स में थे या वो लोग जो कि इन्वेस्टर थे, वो पुल इन होना शुरू हो गए, उनको अपॉर्चुनिटी नजर आने लगी। एंड थ्रू आउट द टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बिल्कुल ही डायनामिक्स उसके चेंज हो गए। लेकिन विद वीबीसी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था। विद वीबीसी फ्रॉम डे वन डिसाइडेड ये था कि यार वीबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि वीबीसी की भी जो बुनियाद थी, या शुरू में जब वीबीसी स्टार्ट हुआ था तो होता क्या था, जो बूट कैंप के लेक्चर्स होते थे या जो ट्रेनिंग्स होती थी, जो जूम पे ट्रेनिंग्स करवाते थे, वही ट्रेनिंग्स तो वीबीसी में आ रही थी। मतलब वो वीडियो बूट कैंप के अंदर एक ही अमेजोन का कोर्स था, वही सारी वीडियोस आ रही थी। कॉन्सेप्ट यहाँ पे बदला कि यार हर कोई अमेजोन नहीं सीख सकता, हर किसी के लिए अमेजोन नहीं है। तो लेट्स पुट मोर ऑप्शन जहां से वो पैसे बना सकते हो, सही है, फ्रीलांसिंग करें और पैसे बनाए। तो वो स्टार्ट तो 10-12 कोर्सेज से हुआ, देन वीबीसी 50 आया, फिर 100 आया, 150 आया। तो वीबीसी के साथ थ्रू आउट द कॉन्सेप्ट ये था कि वो लोग जो कि बूट कैंप या तो अफोर्ड नहीं कर सकते या एडमिशन नहीं ले सकते, वो फ्री में चीजें सीख लेना, वो खुद ऑन देयर ओन स्टार्ट करें। और सीखने के बाद उनको अगर ऐसे लगता है कि यार हमें हैंड होल्डिंग की जरूरत है, तो फिर आप आ जाएं बूट कैंप में, वरना आप खुद ही करते रहें। और बहुत सारे ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें लोगों ने खुद सीखा है
video boot camp के through and they started their journey. They didn't opt for a boot camp or 1-to-1 or elite any program. उन्होंने सीख के throughout the time practice की, अपना knowledge base बढ़ाया और they are doing pretty good. तो खैर ये concepts थे ग्रुप boot camp और video boot camp का पाकिस्तान में। और उसके बाद मलेशिया से आने के बाद आपने यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और एक आई थिंक सो कि बड़ा मैस लेवल पे जो है ना आपने प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया और काम किया। और इवनली हम बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किस तरीके से ईसी ने और आपके इन तमाम इनिशिएटिव्स ने हमारी यूथ पे इम्पैक्ट क्रिएट किया। और आप जब 2014 की बात बता रहे थे तो तब तो जैसे आपने बताया कि बहुत चीदा चीदा लोग जानते थे, लेकिन 2023 में ये आलम है कि आप कह सकते हैं कि हर दूसरे घर के अंदर कोई ना कोई एक बच्चा या कोई एक यंग अडल्ट या कोई भी एक जॉब होल्डर Amazon पे काम कर रहा है, किसी भी डिजिटल स्किल पे काम कर रहा है और एक अच्छी खासी वो अर्निंग कर रहा है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो इम्पैक्ट हमें बड़े अच्छे तरीके से नजर आ रहा है सोसाइटी में। यार आप ये कह रहे हैं, मैं आपको एक बड़ी मजेदार सी चीज याद आ गई है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ना कट करके बता देता हूँ। मैं सनी भाई हम लोग लास्ट ईयर आई गेस वी वर इन ट्रिप, कोविड से पहले कोविड के बाद नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन लास्ट ईयर थी आई गेस हम मुल्तान में थे सारे ना, हम मुल्तान में थे मोस्ट लाइक सियालकोट या मुल्तान में से थे, सियालकोट में थे यार। गली के अंदर लिटरली Amazon कोचिंग के बोर्ड लगे हुए थे, रिक्शा के पीछे Amazon कोचिंग लिखा हुआ था कि Amazon ट्रेनिंग, और सनी भाई और हम लोग सारे साथ थे, लस्सी वगैरह पी रहे थे, सियालकोट में थे मोस्ट लाइकली। हम लोग देख के परेशान हुए, क्या है यार बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है Amazon ट्रेनिंग, रिक्शा के पीछे। यार सनी भाई ये क्या है? तो गली गली में ट्रेनर है इस टाइम पे पाकिस्तान में। आप जहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि हर फैमिली में से लोग उठ के, हर फैमिली में से जॉब होल्डर में से कोई एक लाइक someone is into this digital skill and everything, ये तो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है and this is how it should be कि आपको देखें, हम अभी भी बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी में, एज अ पाकिस्तान हम बहुत पीछे हैं, सही है। हम ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के साथ अभी compete नहीं कर रहे हैं, लेकिन विद टाइम इंशाल्लाह ताला ये चीजें फिक्स होंगी। यहाँ पे दो चीजों की बड़ी शदीद जरूरत है, लोगों को डिजिटल लिटरेसी से के बारे में बताना, उनको समझाना, सही है, डिजिटल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि लोगों को अब ये भी सोचने की जरूरत है, राइट, पेरेंट्स को, हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर लॉयर नहीं बन सकता, सही है। देयर आर थिंग्स दैट कैन बी डन, सही है, जो आपको पैसा बनाने में भी हेल्प करेंगी, आपको कैरियर प्रोग्रेशन भी देंगी। आप मुझे बताओ ना, कितने लोग हैं आजकल आईटी के अंदर या टेक के अंदर जिनके पास डिग्री नहीं होती, दे हैव स्किल्स, सही है। मेरा कहना यह है कि डिग्री होना मैंडेटरी है। आप 4 साल का बैचलर्स करो, डिग्री होना मैंडेटरी है, किसी भी डिसिप्लिन में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अपनी डिग्री परस्यू नहीं करनी, उससे रिलेटेड जॉब नहीं चाहिए, तो कोई भी डिसिप्लिन में चले जाओ, 4 साल की डिग्री कर लो। स्किल्स पे फोकस करो, स्किल बिल्डिंग, और स्किल्स भी ऐसी नहीं कि यार यूट्यूब से सीखो, यूडेमी से सीखो, अनअकैडमी से सीखो, जहां से सीखना सीखो। इन द एंड ऑफ द डे कुछ सर्टिफिकेशंस ले लो, जैसे गूगल के सर्टिफिकेशंस है, गूगल का सर्टिफिकेशन पकड़ लो। अगर आपकी इंडस्ट्री यूआई यूएक्स है, गूगल के 6 महीने का सर्टिफिकेशन है, वो उठा लो। अगर आपको यही Amazon और ये सारी चीजें करनी है, आपने Amazon से रिलेटेड सारी स्किल सीखी, आप गूगल का जाके एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 6 महीने का सर्टिफिकेशन ले लो यार। कम से कम जब आप कहीं जाओगे तो आपके पास, आप अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि यार मेरा कोर स्किल Amazon है, बट साथ में मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी मुझे आता है, तो मैं आपका पूरा ब्रांड मैनेज कर सकता हूं, मैं पूरी टाइमलाइंस बनाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं शशके ऐड करूंगा, मतलब यू नो हाउ यू हैव टू सेल योर थिंग्स। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक होकर सीखना है। अब एक बात है ना आमिर, जो शॉपिफाई कर रहा होता है, अगर वो फेसबुक एड्स चलाना ना आता हो उसे, उसको फेसबुक एड्स के बारे में ना पता हो, तो वो शॉपिफाई स्किल का फायदा ही क्या है? मतलब बहुत सारी चीजें आपको कॉम्प्लीमेंट्री सीखनी पड़ेंगी। तो डिजिटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है आई गेस। दूसरा ये, हर गली गली के अंदर ट्रेनर्स टाइम पे है। अब ये पता है कौन से ट्रेनर्स हैं? मेजॉरिटी ये वो हैं जो खुद पैसा नहीं बना रहे, इनका Amazon स्टोर नहीं चल रहा, इनका डिजिटल एजेंसी नहीं चल रही, ये खुद पैसे नहीं बना रहे, सही है। ये बेचारों ने कहा कि यार हमारे पैसे बन नहीं रहे, तो व्हाई नॉट के 5,000 50,000 का कोर्स बेचें, सही है, हम वहां से पैसे बना लें। हमने सीख तो लिया है, हमें करना नहीं आता, बस हमें किताबी नॉलेज या हमने रटी रटाई इंफॉर्मेशन तो आ गई है, सही है, हमारे पास नॉलेज बेस बन गया, लेकिन स्किल सेट हमारे पास नहीं है, तो हम यही नॉलेज बेच लेते हैं, सही है। तो ऐसे ट्रेनर से भी बचना चाहिए। या सारी इंफॉर्मेशन आज के जमाने में ना ऑनलाइन है, सारी इंफॉर्मेशन,
पड़ी हुई है, मुफ्त में पड़ी हुई है। लोगों को अगर शौक होता है ना तो वो वहां जाके दे स्टार्ट लर्निंग। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस इंडस्ट्री में अडेप्ट करने के लिए, आपको लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है तो प्रैक्टिस करते रहो। इस नॉलेज बना ली लेकिन स्किल नहीं है तो फायदा नहीं है। तो स्किल कैसे आएगी? प्रैक्टिस कर करके, एक्सपीरियंसेस कर करके। यू जस्ट हैव टू गो एंड डू थिंग्स एवरी सिंगल डे, जस्ट डू इट। पॉसिबल है यार, बहुत आसान है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो बहुत ही आसान इंडस्ट्री है। टाइम चाहिए, पेशेंस। बिल्कुल। मीनवाइल आते हुए मैं आपसे ये भी जो हमारे कुछ नए व्यूअर्स होंगे जो वीबीसी के बारे में नहीं जानते, अगर मैं उनके लिए आपसे पूछना चाहूँ कि वो किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, इसका क्या बहुत प्रोसीजर है, सिंपल तो प्रोसेस वो है। भी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। आप बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप जाएं ec.com.pk पे, वहां जाएं, वहां पे वीबीसी ऑनलाइन लर्निंग का एक पूरा पेज है, उस पर क्लिक करें। आपकी इनकम अगर 80,000 रुपीज से कम है, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप स्कूल स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपके फाइनेंशियल मीन्स नहीं है, आप सब, आपकी इनकम 80,000 रुपीज से कम है, आप सबके लिए वीबीसी का एक्सेस फ्री है। आप जाएं, वहां पे साइन अप करें, अपनी डिटेल्स पुट करें, विद इन 2-3 डेज आपको एक्सेस मिल जाएगा। 2 डेज आई गेस आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब जिस दिन आपको एक्सेस मिले, वहां पे फर्स्ट थिंग फर्स्ट का फोल्डर है, वहां जाएं, वहां पे जाके फर्स्ट थिंग फर्स्ट की वीडियोस देखें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि आपको वीबीसी के अंदर कौन सी स्किल सीखनी है। लेट्स से आपका प्रीवियस बैकग्राउंड अकाउंटिंग का है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ये मैं नहीं बोलूंगा कि यार जाके आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख लो या डिजिटल इलस्ट्रेशन सीख लो या फोटोशॉप सीख लो। आप जाके क्विक बुक, जीरो, ये कोर्सेज करो जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। इसमें होगा ये कि आपको ज्यादा जल्दी बूस्ट मिल जाएगा आपकी जर्नी स्टार्ट करने में और पैसे जल्दी बनाने में। आपको फिर आपको क्या सीखना होगा, क्या फाइबर अपवर्क पे बेचना कैसे, वो भी वीबीसी में मौजूद है। आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग का है, आप जीरो क्विक बुक सीख जाएंगे यार ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं। अब आपके पास आपका जो पुराना स्किल था वो मर्ज हो गया विद डिजिटल स्किल्स, और आपको बेचने का तरीका आ गया। अब कोई है जो कि समवन वांट्स टू सेल अ प्रोडक्ट, राइट, तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, वो चाहे एटसी हो गया, शॉपिफाई हो गया, टिकटॉक मार्केट प्लेस हो गया, वॉलमार्ट, अमेजॉन, ईबे। आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लो जो आपको कन्वीनियंटली समझ आता है। सर्विस बेचनी है, एजेंसी बनानी है, इनिशियली सर्विस से स्टार्ट करना है, फ्रीलांसिंग, तो सबसे पहले देखो ये कि यार कहाँ पे आपका इंटरेस्ट जाके मैच करता है। ये जबरदस्ती नहीं कर सकते कि यार मेरा इंटरेस्ट तो ई कॉमर्स के अंदर है या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, लेकिन आजकल तो पैसे है ना टेक की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, ऐप डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा है, ट्रबल शूटिंग में बहुत ज्यादा है, तो मैं ये सीख लेता हूँ। यार आपको उसका अलिफ बे भी नहीं पता, आपको बिल्कुल ही नहीं पता, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, ये जबरदस्ती मत करो। फिर आप कहते हैं क्या करोगे, जब 2-4-5-6 महीने में आपने कुछ पैसे नहीं बनाए ना, आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाओगे और आप बोलोगे यार ये सारा बोगस है, मैं जाके कन्वेंशनल जॉब कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने गलत इंडस्ट्री पिक की है, आपने अपना इंटरेस्ट ही नहीं एक्सप्लोर किया। तो सबसे पहली जो चीज है वो इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना है, वो वीपीसी के अंदर है मौजूद। दूसरा, अगर किसी को ये सीखना है तो पैशनेटली सीखो, पैसे को सेकेंडरी कर दो, पैसे के बारे में मत सोचो। सीखते वक्त है ना और करते वक्त, दोनों चीजें, जब आपको सीख रहे हैं और जब आप कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको पैसे के बारे में नहीं सोचने का। यू शुडंट थिंक अबाउट मनी। मनी इज ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट। जब आपने स्किल अच्छी अडॉप्ट कर ली, आप जाके अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, पैसा विल फॉलो यू। और आपकी सोच होगी उस टाइम पे आपको कितने पैसे मिलने हैं। तो आपको ग्रीड नहीं होना चाहिए, ग्रीड होना चाहिए लर्निंग का, नॉलेज बेस बढ़ाने का, पैसों का नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि हर बच्चे को पैसा ऐसे चाहिए कि यार आज मैंने सीखा, कल मैं अमीर बन जाऊं, परसों मेरे पास प्राडो खड़ी हो, लैंड रोवर के क्या है तुम आपका लाइक वीगो खड़ी हो, और एवरीबडी वांट्स टू मेक अ क्विक मनी। और सबसे ज्यादा मसला तुम्हें बताऊं कहां पे आमिर, सबसे बड़ा मसला है फ्लेक्सिंग में। वो लोग जिन्होंने इस इंडस्ट्री से पैसा बनाया है, मुझे पता है मेहनत करके बनाया होगा, स्किल से बनाया है, लेकिन जब वो लोग फ्लेक्स कर रहे होते हैं ना कि यार मैंने आज ये खरीद लिया, कल ये खरीद लिया, परसों ये खरीद लिया, वो जो नया आने वाला बच्चा है ना, उसको लगता है कि ये सारी चीजें एक दिन में मुमकिन है, एक साल में मुमकिन है, 6 महीने में मुमकिन है, विच इज नॉट ट्रू। हर कोई अपना स्ट्रगल खुद करता है, और कभी कभी किसी के स्ट्रगल आपको नहीं पता यार, जो फ्लेक्स कर रहा है ना, जो अपनी रेवो या अपनी प्राडो या अपनी ये क्या है व्हाट यू कॉल लाइक किया की गाड़ियों की पिक्चर्स डाल रहा है, वीडियोस डाल रहा है, यू नेवर नो कि यार कितनी मेहनत की होगी उस बंदे ने। वो तो दिखा रहा है, सही है, वो दिखा सकता है, लेकिन आपको है ना उसके दिखाने को ये नहीं देखना कि यार इसने इतनी जल्दी बना लिया, इससे तो अभी 6 महीने पहले या साल पहले तो उसे कोई जानता नहीं था। यार क्या पता उसने 3 साल मेहनत की हो। तो
तो आपको अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। यहाँ पे कंपैरिजन बंद कर दो कि यार उसके पास ये आ गया फ्रीलांसिंग करके, ई कॉमर्स करके, तो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? यार क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो आपसे ज्यादा टाइम पुट कर रहा होगा, या उसने इतना टाइम लगा दिया इस इंडस्ट्री में कि उसको अप्स एंड डाउन्स एंड इन्स एंड आउट पता है इस इंडस्ट्री के। तो ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि आजकल के नए लर्नर्स को अडेप्ट करना है, और ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि टाइम लगेगा, एफर्ट है, पेशेंस चाहिए, अल्लाह ताला पे पुख्ता यकीन और पेशेंस। आपका फर्म बिलीव होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, और पेशेंस मैंडेटरी है। पेशेंस है तो आप बड़ी से बड़ी चीजों से निकल जाओगे और उसके अच्छे से अच्छे रिजल्ट लेके आओगे। तो ये चीजें हैं। खैर, आई नेवर टॉक अबाउट दिस, मैं ऐसे इतना फिलोसफिकल बातें नहीं करता, बट स्टिल क्योंकि टॉपिक बहुत मजेदार है, और मैंने थ्रू आउट द टाइम जब मैं ईसी के अंदर कराची इंक्यूबेटर में ये लोगों से मिलता बीता और सैटरडे मीटअप से मिलता था, तो ऐसे बहुत सारे लोग आते थे। ये सारा है ना, उस टाइम की चीजें मेरे दिमाग में इस टाइम पे चल रही थी आपके सवालों पे। तो ये सारी चीजें निकल के आई है कि यार लोगों को क्या चीज समझने की जरूरत है, क्या सुनने की भी जरूरत है। मैं ये नहीं बोल सकता कि ओ आप आज शुरू करेंगे कल पैसा बन जाएगा, यार ये झूठ है। आप आज शुरू करेंगे, शायद 6 महीना लग जाए, 8 महीना लग जाए पैसे बनने में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस है इस चीज को लेके। मेरे या तुम आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आते आते कि जितनी बातें बड़ी फैक्ट पर बेसिस हैं, और अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखे, और देन वो इस कैपेबल होगा कि एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी मेहनत का उसको रिटर्न मिलेगा। आते मूव ऑन करते हैं। मैं आप ऐसा सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हूँ, तो मैं आपकी प्रोफाइल पे देख रहा था कि नाउ डेज यू आर इन लिस्बन। सो इसकी क्या स्टोरी है? आप मूव कैसे हुआ पाकिस्तान से अगेन, और व्हाट इज गोइंग ऑन? Okay, so it's a very funny story यार। So I travel a lot, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना प्रिविलेज रखा है कि मुझे कभी भी ट्रैवलिंग एक वाहिद चीज़ है जिसपे ना मुझे सोचना नहीं पड़ता। सो आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। मैं बहुत सारे नए नए एडवेंचर कर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन साउथ अफ्रीका एज वेल। तो मैं साउथ अफ्रीका भी रहा हूँ अच्छे खासे टाइम, वहाँ पे भी मैंने बड़ी चीज़ें एंजॉय की हैं, सफारीज, रिजर्व्स। तो बस ऐसे ही चलता रहा, ज़िंदगी भर घूमता रहा। सीन ये था कि यार मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा यूरोप आ चुका हूँ, तो नथिंग न्यू आते वक्त मैं जा रहा था यूके। और मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं फाहद सलीम, ही रन्स अ ग्रुप कॉल्ड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन यूके। सो वे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने फाहद को बोला कि यार फाहद, क्योंकि लास्ट क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था, वो भी एलआरएन था, यूके की वो था एफिलिएट बॉडी थी। तो मैंने कहा फाहद मास्टर्स करना है, सही है, और मास्टर्स करने जा रहा था मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। अब ये सुनो आप, तो दो तीन यूनिवर्सिटीज मेरी फेवरेट थी। एक थी रोहिम्पटन, दूसरी थी किंगस्टन, और सारी लंदन के अंदर थी, रोहिम्पटन, किंगस्टन। और तीसरी का जो नाम था, इट्स अ वेरी फैंसी यूनिवर्सिटी, जो तीसरी वाली थी पुराने जमाने की कासल्स के अंदर बनी हुई यूनिवर्सिटी। तो मेरा था कि यार ऐसी कोई यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा जाए, सही है, जिसमें बड़ा मजेदार किस्म का एम्बियंस हो, वाइब्स हो, आपको लग रहा हो कि आप शाहरुख खान है, सही है, और आप पुरानी यूनिवर्सिटीज में वो पढ़े जहाँ पे बड़ा वो कासल्स वाली यूनिवर्सिटीज होती है ना, वैसी। तो खैर हुआ ये कि रोहिम्पटन और किंगस्टन के अंदर एडमिशन इंटरव्यू सारी चीजें हो गया यार एडमिशन। अब मैंने कैलकुलेट किया, तो वो कैलकुलेट करने पे जो फीस वगैरह बन रही थी वो तकरीबन कोई 17-18 हज़ार पाउंड फीस बन रही थी। और फिर एक्सपेंसेस देखे तो मैंने कहा 25-1 हज़ार पाउंड बन रहा है। मैंने कहा चलो सही है, मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाता है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं यहाँ पोर्चुगल में ना। तो खैर अब वो पोर्चुगल में नहीं होते। उसने ना यहाँ से पासपोर्ट लिया हुआ था, उसके बाद पोर्चुगीज पासपोर्ट है। उसने ना, उससे मेरी बैक एंड फोर्थ बात होती थी। उसने मुझे कहा कि यार एक काम ये करो, तुम आ जाओ इधर। अच्छा, फिर मेरे एक दोस्त है, वो फैमिली के साथ एक मेरे आने से 1-1.5 साल पहले मूव हो गए थे इधर। वो मुझसे ना रोज कहते थे कि आतिफ तुम्हारे पास 2 साल का वीजा है, तुम इधर आ जाओ, सेटल हो जाओ, आ जाओ सेटल हो जाओ। अच्छा, मैं कहता था यार जवाद भाई मैं क्या आऊँ, खैर अब तो नाम भी ले लिया। मैंने कहा यार मैं क्या आऊँ, सही है मैं खुश हूँ, मैं यूके जा रहा हूँ। वो कह रहा है कि यूके छोड़ो इधर आ जाओ। अब मैं दो कश्ती में सवार हो रहा हूँ। एक तो यूके वाली कश्ती तो चली रही है, मैं बैंक स्टेटमेंट और फीस वगैरह सारी प्रिपेयर करना शुरू कर दी। यहाँ से वो दो कह रहे हैं कि यार इधर आ जाओ। देन आई हैव अ फ्रेंड, वो भी इधर थी, वो भी कहती है कि आ जाओ, इट्स अ गुड प्लेस। मैंने कल लीप ऑफ फेथ लेते हैं। और वो ऐसा हुआ, ये डिसीजन बिल्कुल लिटरली ऐसा था कि मैं बैठा हुआ था, मैं टिकट्स चेक कर रहा था, मुझे एक अच्छी टिकट नजर आई, कोई 1 लाख 1.25 लाख रुपए की टिकट थी, कराची टू स्पेन।
और मेरे पास 2 साल का वीजा था। मैंने कहा एक काम करता हूँ, जाता हूँ, समझ आया सही है, नहीं आया वापस आ जाता हूँ, कोई मसला थोड़ी है। मैं स्पेन आया, थोड़े दिन रहा, बार्सिलोना मैड्रिड वैड्रिड घूमा फिरा, फिर मैं यहाँ लिस्बन आ गया। अच्छा लिस्बन आया तो थोड़ा सा लाइक यार सही है, इट्स स्मॉल, सही है, इतना बुरा नहीं है, क्योंकि बार्सिलोना मैड्रिड से आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे कल्चर है, पुराना है, छोटा है ये कंपैरेटिवली ना। तो यहाँ आया तो दोस्तों से मिला, वो दोस्त आ गए मेरे यूके से, वो लोग उठ के आ गए इधर मुझसे मिलने के लिए कि तुम आ गए हो। तो जिस दिन मैं आया उसके 2-3 दिन बाद मेरे दोस्त आ गए मेरे पास कि तुम आ गए, आओ हम तुम्हें समझाते हैं चीजें। अब उन्होंने समझाना शुरू किया, लाइक यार क्या करूं, अब रुको, अब फिर लीप ऑफ फेथ लेने की बात थी सारा। कभी कभी आपके डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। मैंने घर पे बोला, मैंने कहा यार मैं आई एम प्लानिंग कि मैं अभी इधर रहूंगा, आई एम नॉट कमिंग बैक टू पाकिस्तान फॉर मे बी एन ईयर और सो। तो वो भी कहते हैं कि यार ये क्या है आतिफ, आई वाज लाइक यार ये बस डिसीजन ऐसा ही है, लेकिन इसका आउटकम अच्छे होंगे। खैर देन आई स्टार्ट गोइंग टू डिफरेंट कंसल्टेंट, लॉयर्स के पास गया। मैं ये एजेंट वेजेंट वाले चक्रों में नहीं पड़ता, मैं सीधा जाता हूँ लॉयर्स के पास। मैं गया लॉयर्स के पास, एक कंसल्टेंट के पास गया, कंसल्टेंट ने मुझे लंबा चौड़ा बिल बना के दे दिया कि आपको ये प्रोसेस करना इतना होगा। ऐसा लाइक यार ये क्या है, मैंने कहा ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने कहा ये तो नहीं करना। मैं लॉयर्स के पास गया, मैंने चीजें जाके समझना शुरू की, फिर खुद रिसर्च वर्क करना शुरू किया। जब मैं ढूंढता था तो यूट्यूब पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, मतलब वो जो देसी यूट्यूबर्स हैं वो तो बस लोगों को यही कह रहे हैं ना कि आप लीगल वाले हो, इलीगल वाले हो, 88 कर लो, 89 कर लो, आर्टिकल 88 में डाल दो, 89 में डाल दो, ये सारी चीजें मुझे समझ नहीं आती थी। मैंने कहा ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे लिए। मैंने कुछ स्टडी की, लॉयर्स के पास बैठना शुरू किया, मुझे समझ आ गया कि यार क्विक वे भी है टीआरसी लेने के, बहुत क्विक वे है, मुझे 2 साल वेट करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो 6 महीने में रेजिडेंस ले सकता हूँ। तो फिर मैंने वो प्रोसेस अडेप्ट करना शुरू किया, मैंने खुद चीजें की ऑन माई ओन। एक दो लोगों से मिला जिन्होंने ये प्रोसेस किए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड कर दिया। एंड देन दिस हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड। तो आई एम होपफुल कि मैंने फिर 2 महीने मैंने एंजॉय किया, मैंने खूब एंजॉय किया। मैंने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, कुछ भी नहीं किया। मैं इनफैक्ट आइलैंड्स पे चला गया, अटलांटिक ओशन में ना, मिडिल ऑफ अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड है अजोरस करके, मैं जाके वहां रहा हूँ 10-15 दिन में आराम से वहां रहा हूँ, वेकेशंस लिए मैंने मजेदार किस्म की, आई वाज ऑन अ बिग ब्रेक। खैर फिर मैंने अपने प्रोसेस स्टार्ट किया, जनवरी के अंदर मैंने अपना प्रोसेस यहाँ का रेजिडेंसी का स्टार्ट किया। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि अगस्त सितंबर तक आई विल हैव माय रेजिडेंस। तो इंशाल्लाह फिर 5 साल बाद पासपोर्ट की जर्नी है। फिर हुआ ये कि यार अच्छा खैर ये वाला पार्ट यहाँ तक ही रखते हैं, फिर दूसरे पार्ट पे चलते हैं। परफेक्ट, मेरे को वेरी इंटरेस्टिंग आतिफ। अच्छा आतिफ, दूसरा मैं आपके प्रोफाइल पे देख रहा था, कुछ टाइम पहले आपने पोस्ट भी की थी कुछ डिजिटल नोमैडिज्म पे आप आई थिंक सो कुछ काम कर रहे हैं आप, उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या वो स्टोरी है? यार स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जब आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव होते हैं तो आपको बहुत सारी क्यूरीज आ रही होती हैं। एवरी सिंगल डे अल्हम्दुलिल्लाह इनबॉक्स में लोग आ रहे होते हैं, चीजें पूछ रहे होते हैं। आई लव टू हेल्प पीपल, ये मैंने पिछले 5-6 साल से यही किया है। तो मैं इसमें बोर नहीं होता, मुझे मजा आता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, उनको बताना। विद टाइम आई स्टार्ट रियलाइज कि यार हर बंदा है ना एक प्रोसेस में नहीं फिट हो सकता, हर किसी के लिए अलग अलग प्रोसेस है। एंड देन स्टार्ट सीइंग कि यार हमारी इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत फ्रीलांसर्स हैं, डिजिटल बिजनेस ओनर्स हैं। व्हाई नॉट टू हेल्प देम, गिव देम द शॉर्टेस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू गेट देयर पासपोर्ट। इनफैक्ट फिर देखिए जब आपकी नीयत अच्छी होती है ना करने के लिए, तो आपको लोग भी फिर थ्रू आउट द टाइम अच्छे मिलते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरा थ्रू आउट द टाइम यही एक्सपीरियंस है। तो स्टार्ट ऐसे हुआ कि अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज इन कराची, he applied for his digital nomad visa in March 2023. So he got the visa. He told me कि यार मैंने digital nomad visa लिया है। Then the idea pop ups कि यार why not to help other people in getting the digital nomad visa. अच्छा, I've been doing couple of researches throughout the time कि यार यहाँ पे क्या क्या चीजें, कौन से ऐसे वे हैं जो कि क्विक हैं और इजी हैं फॉर आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मैं नहीं चाहता कि जो लोग जिनके पास सफिशिएंट मींस हैं, फंड्स हैं, वो अपनी जिंदगी का 2 साल इधर बैठ के वेट करें रेजिडेंस का। होना तो ये चाहिए ना कि वो जब यहाँ पे आए और आते के साथ इतना मंथ और 2 उनका रेजिडेंस आ जाए। तो फिर ऑप्शंस यहाँ पे कुछ सारे बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, D7, D8, D2, D4, ये सारे ऑप्शंस थे। तो फिर हमने वी स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल दिस ऑप्शंस। तो फिर हुआ ये कि दिस ईयर में हमने स्टार्ट किया विद द डिजिटल नोमैड वीजा कंसल्टेंसी थिंग।
और अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलाई चल रहा है, वी गॉट सम अमेजिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम आवर कम्युनिटी मेंबर्स, फ्रॉम पीपल दैट फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, और इस टाइम पे वी हैव मोर देन 20+ क्लाइंट्स जिनके लिए हम ये सारी चीजें प्रोसेस कर रहे हैं. सो व्हाट वी डू फॉर देम in our services, we get them an appointment with the embassy for document submission. We prepare their documents, we understand their case, we analyze their case, we write each and everything for them. Then we help them for interview preparation के ambassador के सामने बैठ के आपको क्या चीज पे क्या जवाब देना है, क्या नहीं देना. So the overall things that we do for our clients is like के it's an A to Z or done for you service जहाँ पे हमारा client हमारे पास आता है and we do everything for them. वीजा के एम्बेसडर के साथ बैठाने तक का सारा प्रोसेस हमारा है कि हाउ टू आंसर, हाउ टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग. इस पे जो अगर हम अगली बात करें कि व्हाई पोर्चुगल डिजिटल नोमैड वीजा और व्हाई पीपल शुड कंसीडर दिस, सो सबसे इम्पोर्टेंट आई वुड लाइक टू से कि आप इसमें ये भी मेंशन कर दें कि इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है. एग्जैक्टली सही. सो अब हम बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, किसको अप्लाई करना चाहिए, कितना प्रोसेसिंग टाइम है, क्या रिस्पॉन्सेस हैं. सबसे पहली बात, अगर आपकी मंथली इनकम 3040 यूरो है, 3040 यूरोस पर मंथ अगर आपकी मंथली इनकम है, तो आप एलिजिबल हैं फॉर डिजिटल नोमैड वीजा. ये इनकम रिक्वायरमेंट है. इसके बाद 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आएंगे. पहला ये कि अगर आपके पास रिमोट जॉब है, लेट्स से आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप किसी यूएस की कंपनी के लिए या कनाडा की कंपनी के लिए, यूके की किसी भी कंपनी के लिए किसी को सर्विसेज दे रहे हो, इट्स अ रिमोट कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ रिमोट जॉब, तो आप एलिजिबल हो फॉर डिजिटल नोमैड वीजा. और अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो अपवर्क पे, फाइवर पे, या दुनिया के किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, तो भी आप एलिजिबल हो फॉर डिजिटल नोमैड वीजा. तो क्राइटेरिया क्या कहता है कि 3040 यूरो की इनकम होनी चाहिए आपकी पर मंथ. और दूसरा क्राइटेरिया के अंदर या तो आप फ्रीलांसर हो, या आपका अमेजॉन बिजनेस है, या शॉपिफाई स्टोर है, या यूट्यूब चैनल है और आपकी इनकम आ रही है, या आप रिमोट जॉब कर रहे हो किसी भी डोमेन के अंदर. अब रिमोट जॉब किसी भी डोमेन में हो सकती है. रिमोट जॉब टेक के डोमेन में हो, रिमोट जॉब एचआर के डोमेन में हो, मार्केटिंग में, रिमोट जॉब होनी चाहिए. देखो ये सवाल आते हैं, ये डिजिटल नोमैड वीजा है, ये इसके अंदर यही पुश किया जाता है कि यार आपकी इनकम और आपके पास रिमोट जॉब हो, या आपका अपना सेल्फ बिजनेस हो जो आपको अलाउ कर रहा हो कि आप कहीं भी दुनिया में हो सकते हैं और आप काम करते रहें, आप पैसे बनाते रहें, ताकि आप डिपेंडेंट ना बने हमारे मुल्क में. ये कॉन्सेप्ट है. अच्छा, अब क्राइटेरिया पे तो हमने बात कर ली. इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों अप्लाई करना चाहिए? यार सबसे पहली बात कि ये रेजिडेंसी बेस्ड वीजा है. सही है. इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक है 1 ईयर का डिजिटल नोमैड वीजा और दूसरा 2 साल का डिजिटल नोमैड वीजा. तो हम हमारे क्लाइंट्स को कभी भी 1 साल का डिजिटल नोमैड वीजा अप्लाई नहीं करवाते. क्यों? क्योंकि 1 साल वाले डिजिटल नोमैड वीजा पे हम पीआर के ऑप्शन तक नहीं जा सकते. 2 साल वाले डिजिटल नोमैड वीजा इज अ रेजिडेंसी वीजा जो आपको लीड करेगा पीआर पे. सो होता ही है कि आप सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं, आप वीएफएस जेरीज के अंदर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं. वंस योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, आपको एम्बेसी से इंटरव्यू की कॉल आती है. जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपको इस्लामाबाद जाना पड़ता है और जाके इंटरव्यू देना पड़ता है. इंटरव्यू हो गया, आपका अप्रूवल आया है, तो आपको अप्रूवल के साथ 120 दिन का 120 डेज का डी कैटेगरी विच इज अ रेजिडेंसी वीजा लगा के दे देते हैं. और साथ में आपको यहाँ पे जो इमिग्रेशन एंड बॉर्डर कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, सेफ जिसे बोलते हैं, SEF, उसका अपॉइंटमेंट भी आपको दे देते हैं. सही है. वो अपॉइंटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ. तो आपको 120 दिन का वीजा मिल गया और आपको अपॉइंटमेंट मिल गया पोर्चुगल के अंदर सेफ का. अब आप इधर आ जाए. सही, आप इधर आए, जो भी आपका अपॉइंटमेंट डेट है सेफ के साथ, आपको उस दिन जाना है, अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं और अपनी पिक्चर खिंचवानी है. जैसे ही आपका ये प्रोसेस हो जाएगा, विद इन अ वीक से विद इन अ मंथ आपका पहला रेजिडेंस कार्ड आ जाएगा. 2 साल का आपका पहला रेजिडेंस कार्ड होगा. 2 साल वाला कार्ड जब आपका खत्म होगा, आप इसको 3 साल पे एक्सटेंड करेंगे. जिस दिन आपका 5 साल कंप्लीट हो गया, आप पीआर अप्लाई कर देंगे या पासपोर्ट अप्लाई कर देंगे. 7 महीने के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाता है. तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम इज 5 years टूवर्ड्स पासपोर्ट. सही है. पीआर तो जैसे ही आपका 5 साल कंप्लीट हुआ, आपको 10 साल का पीआर मिल जाता है और आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है, पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, 7-8 महीने में आपके हाथ में पासपोर्ट है. अच्छा, अब एक और बेनिफिट कि जब 2 साल का पहला रेजिडेंस कार्ड आपको आते के साथ ही मिल जाता है, महीने 2 महीने में आपके पास रेजिडेंस कार्ड है. आपको फैमिली को बुलाना है, फैमिली रीयूनिफिकेशन अप्लाई करें, अपनी फैमिली को इधर बुला लें, तो फैमिली को भी कार्ड मिल जाएगा. आपकी बेसिस पे आपकी फैमिली को कार्ड मिल गया. व्हाट एल्स डू यू नीड? फिर
जिस दिन आपके पास रेजिडेंस कार्ड है उस दिन पूरा का पूरा शेंजन आपके लिए खुला हुआ है, आप जाएं, रहें, घूमें फिरें, चिल करें, आपकी मर्जी। आप शाम में इधर बैठे, परसों मैड्रिड में बैठे हुए हो, कॉफी पी रहे हो, कल जर्मनी चले जाएं, परसों फ्रांस चले जाएं, आपकी जिंदगी तो ऐसी चलती रहेगी यहाँ पे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी डिजिटल नोमैड है। तीसरा सबसे मजेदार बात, यहाँ पे आपको जब पहला कार्ड मिलेगा, आपको सिर्फ साल में 6 महीने इधर रहना है, 6 महीने आपको जहां रहना है बाहर रह ले। आप कहते हैं कि 6 महीने मैं यहाँ रहता हूँ, सही है, 6 महीने में पाकिस्तान रह लेता हूँ या 6 महीने में किसी और कंट्री रह लेता हूँ, आप वो कर लें। प्लस फिर जब आपके पास यहाँ की रेजिडेंसी होती है तो आपको क्या लगता है कि आपको यूके ट्रैवल करना है, यूएस का वीजा लगवाना, कनाडा जाना कोई मुश्किल है आपके लिए? आपके पास ईयू की रेजिडेंसी है, आप अप्लाई करें, आप जाएं, ट्रैवल करते ना, घूमते फिरते ना, 5 साल बाद इधर का पासपोर्ट लें। दुनिया का 4th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है पोर्चुगल का, रेड पासपोर्ट है, अमेरिका से ऊपर है पासपोर्ट रैंक के अंदर। 183 कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूके, ये सारे कंट्रीज, न्यूजीलैंड, ये सारे कंट्रीज तो आते ही आते हैं। और 4th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड एज पर पासपोर्ट रैंक, अमेरिका से ऊपर है, 4 पॉइंट्स अमेरिका से ऊपर है रैंकिंग में। और क्या चाहिए? 5 साल में कौन सा मुल्क आपको पासपोर्ट देगा, मुझे तो ये बताए ना। और फिर बड़े, अगर हम लोग जब मूव कर रहे होते हैं ना, बहुत सारे सवाल होते हैं। एजुकेशन 100% फ्री, सही है, आपको कोई पैसे नहीं देने एजुकेशन पे, अपने बच्चों के एजुकेशन पे। मेडिकल 100% फ्री, कोई मेडिकल का खर्चा नहीं है। मस्जिद, मुस्लिम्स अच्छे खासे हैं, सही है, वो मसला नहीं। हलाल खाना इजीली मिलता है। हाँ, एक चीज का मसला है कि लिस्बन के अंदर अगर आप घर ढूंढते हैं ना तो आपको मुश्किल से मिलता है, आपको लिस्बन से थोड़ा सा बाहर रहना पड़ता है, बाकी कोई मसले नहीं है। प्लस यार, क्विकेस्ट वे जहां पे लोग 25-25, 30-30, 40-40 हजार डॉलर लगा रहे हैं यार कनाडा जाने के लिए, यूएस के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, एजेंट्स के पास जाते हैं, लाखों में पैसे खर्च कर रहे हैं यार। अगर आज कोई यूएस कनाडा कर रहा होता है, वो 25-30-40 हजार डॉलर तो मिनिमम है, बियर मिनिमम है यार। एप्लीकेशन डालते डालते 25-1 हजार डॉलर तो कनाडा वनाडा में लग ही जाते हैं आपके। वाई नॉट टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन के यार, यहाँ पे कोई पैसे ही नहीं लगने, कोई 1 रुपया नहीं लग रहा। आपको पता है कितना पैसा लगेगा एम्बेसी की फीस, विच इज अराउंड 75-80 यूरोस या 90 यूरोस। जेरीज के कोई 15-20 हजार रुपए होंगे। एक ट्रेवल इंश्योरेंस बनवाना होगा, 15-1 हजार का वो बनेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, मतलब बामुश्किल आपकी एप्लीकेशन में 70,000-80,000 रुपीस लग जाएंगे। इससे ज्यादा थोड़ी लगता है यार। और अगर लेट्स से आप किसी को हायर करते हैं फॉर थिंग्स कंसल्टेंसी, जैसे लेट्स से इफ यू हायर अस, सही है, तो हम आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करेंगे अगेंस्ट आवर सर्विसेज। लेकिन जहां पे आपको आउटकम ही नहीं पता यार, लेट्स से कि मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैं 4 साल लाइन में लगा हुआ हूं, 3 साल लाइन में लगा हूं पीआर पॉइंट्स के ऊपर। भाई क्यों मैं 3 साल 4 साल वेट कर रहा हूं, जब मैं अगर इस इनकम थ्रेशोल्ड में फॉल कर रहा हूं, तो व्हाई नॉट टू अप्लाई फॉर दिस ऑप्शन कि यार मुझे 6-7 महीने में मेरे हाथ में रेजिडेंस कार्ड होगा, मुझ 5 साल में मेरे पास पासपोर्ट है यार, और क्या चाहिए? तो वहां का पीआर से अच्छा यहाँ का पीआर ले लो 5 साल में। इजी है ना, प्रोसेस आसान है। सो आतिफ, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जब मैं सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि आई विल बी लाइव विद आतिफ, सो कुछ लोगों ने मेरे से बड़े डिफरेंट क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन उसमें बड़ा कॉमन ये था कि आपने बताया कि अगर 3040 यूरो अराउंड अगर किसी की पर मंथ इनकम है, रिमोट जॉब कर रहा है, तो वो वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नोमैड वीजे के लिए। व्हाट इफ अगर कोई बिजनेस ओनर है और उसकी सारी की सारी पेमेंट उसके बिजनेस अकाउंट में आती हैं, और देन बड़ा यूजुअल केस आपको पता है कि इफ सम अगर कोई अपने वाइस के अकाउंट में पेमेंट मंगवा रहा है क्लाइंट से, और देन नॉर्मली वो ये करता है कि उसको कन्वर्ट करने के लिए वो किसी को डॉलर सेल करता है और पाकिस्तान में बाय करता है, और देन उसको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर मंगवाता है। सो ये जो ट्रांजेक्शन का जो प्रोसेस है, इसको किस तरीके से हम कैटर करेंगे अपनी स्टेटमेंट सबमिट करवाने के लिए? क्या बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट सबमिट होगी? सो ओके, सो नंबर 1, अच्छा, द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत सारे लोग मेरे पास भी ऐसे सिनेरियोस लेके आते हैं। सो देखिए, इसमें ना 2 चीजें होती हैं। नंबर 1, अगर बिजनेस आपका अपना है, यू ओन द बिजनेस, कंपनी जो भी है, जिसका भी वाइस है, वो आपके नाम पे है, मतलब बिजनेस नेम पे है, बट बिजनेस होल्ड आप करते हैं, यू आर द एंटिटी, राइट, जिसका बिजनेस है, तो कोई मसला ही नहीं है, आप सीधा सीधा अपना बिजनेस स्टेटमेंट देते हैं, सही है, कोई इशू नहीं है। अच्छा देखो, यहाँ पे ना एक बात और समझने की है आमिर, कि लोगों को शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं पता। विद डिजिटल नोमैड वीजा
आपको है ना, आप मल्टीपल बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर आपके पास 10 बैंक स्टेटमेंट्स है ना, 10 अलग अलग बैंक्स में अकाउंट है, लेट्स से मरकरी में भी है, वाइस में भी है, पेनियर भी है, रेवोलूट भी है, पाकिस्तानी बैंक भी है, कैपिटल वन भी है, बैंक ऑफ अमेरिका भी है, मोन्जो भी है। आपके 10 अकाउंट में क्लाइंट से पैसे आ रहे हैं, आप 10 के 10 अकाउंट सबमिट कर सकते हैं। पीकेआर, पाउंड अकाउंट, यूएसडी अकाउंट, एयूडी अकाउंट, यूरो अकाउंट, जो भी है, एज लॉन्ग एज वो सारे अकाउंट आपके हैं, आपके क्लाइंट आपको पैसे दे रहे हैं, आपके पास उन अकाउंट्स की या तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, सही है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, या फ्रीलांसिंग में, लेट्स से मेरा अपवर्क पे पेनियर लगा हुआ है, मेरा फाइबर पे वाइस लगा हुआ है, मेरे अमेजोन पे मैंने कैपिटल वन लगाया हुआ है, मैं क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, वो जो पीकेआर में पैसे भेज रहा है, एज लॉन्ग एज ये सारी चीजें हैं, आप सारे बैंक स्टेटमेंट देते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे पार्टनर ने इनफैक्ट ही गिव लाइक 5 बैंक स्टेटमेंट्स, वाइस का, पेनियर का, पेपाल का, एंड देन द पाकिस्तानी अकाउंट एंड द यूएस अकाउंट। सो आप मल्टीपल बैंक अकाउंट है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं होता, आपको जितने स्टेटमेंट देना आप दे सकते हैं। सवाल यहाँ पे ये है, जो इनकम क्राइटेरिया है वो 3040 यूरो है, सही है। अब आपका बिजनेस है, आप बिजनेस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं 3040 यूरो, इससे ज्यादा इट्स कंप्लीटली फाइन, आप बिजनेस अकाउंट दे दें, सही है, तो आप ऐसे कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन देखो जहां पे ना ये चीजें इन्वॉल्व होंगी ना, बिजनेस अकाउंट से वाइस में उतारा, वाइस भी आपका अपना है, तो भी कोई मसला नहीं है, वाइस का स्टेटमेंट दें। लेकिन अगर आप ऐसा होता है ना कि मैं अपने बिजनेस अकाउंट से आपके वाइस में उतारूं पैसे, और आप अपने वाइस से मेरे पीकेआर में दें, तो मैं क्या दिखाऊंगा? या तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि मैं आमिर को सर्विसेज देता हूं और आमिर उसके अगेंस्ट मुझे पैसे दे रहा है। लेकिन अगर आमिर पाकिस्तान में ही है, सही है, और आमिर की कंपनी भी पाकिस्तान में, और मैं ये दिखा रहा हूं कि मुझे एक पाकिस्तानी कंपनी पैसे दे रही है, तो आप डिजिटल नोमैड के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डिजिटल नोमैड की शर्त कहती यह है कि आपके पास रिमोट जॉब होनी चाहिए। तो मैं हालांकि पैसे घुमाने के लिए सारी मेहनत कर रहा हूं, बट दैट डज नॉट मेक यू क्वालिफाई फॉर दिस। तो रिमोट जॉब एंड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, एग्जैक्टली। तो मनी ट्रेल्स आपको बहुत सिंपल रखने हैं, बहुत आसान है यार। देखो जो फाइबर अपवर्क कर रहा है और 3040 बना रहा है, उसकी तो जिंदगी सॉर्टेड है, उसके पैसे तो उसके पेनियर, पेपाल और ये वाइस वाइस में आ रहे हैं। जो अमेजोन कर रहा है उसके सीधे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, सही है, अमेजोन डिस्पर्स कर रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विसेज दे रहा है, लोगों को सर्विसेज देता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड या जॉब करता है, रिमोट कॉन्ट्रैक्ट, कोई वॉट एवर, $500 की सर्विस है, 600 की, उसके अकाउंट में सीधे सीधे पैसे आ रहे हैं। ये इतना बड़ा बड़ा चैनल जो घुमा रहे हैं ना, वो उसमें बहुत ट्रिकी हो जाता है। डायरेक्ट बिजनेस अकाउंट में डायरेक्ट बिजनेस अकाउंट हो, इफ यू ओन द कंपनी आपके नाम पे, तो कोई मसला ही नहीं है। परफेक्ट, आते वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें ये क्यूरी जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक नॉर्मल है, और आई वाज पर्सनली क्यूरियस एज वेल कि क्या इसमें आपकी पर्सनल स्टेटमेंट लगेगी या बैंक होगा, क्या? अच्छा, एक और इसमें पॉइंट ये है कि व्हाट इफ कि अगर बिजनेस को 2 लोग ओन करते हैं, लाइक दे आर पार्टनर्स, तो देन अगर किसी एक ने अप्लाई करना हो तो वो स्टेटमेंट कैसे यूज होगी? वो अगर दोनों पार्टनर हैं एक ही कंपनी के अंदर, दोनों की इनकम, फिर इनकम देखनी पड़ेगी ना आपकी। फिर कंपनी की इनकम तकरीबन कितनी होनी चाहिए? 3000, 4, 6000, 6080 यूरो से ज्यादा होनी चाहिए। अगर दोनों 50-50% पार्टनर हैं, तो ये दिखाना पड़ेगा कि एक की इनकम 3040 यूरो है, दूसरे की 3040 यूरो है, जो भी अप्लाई कर रहा है। या तो फिर शेयर ऐसे बनाना पड़ेगा कि लेट से जिसको अप्लाई करना है उसकी इनकम ज्यादा दिखाएं और दूसरे की परसेंटेज कम दिखाएं कंपनी में। लेट से यार सामने वाला 25% पार्टनर है, ये बंदा 75% पार्टनर है, सो ही होल्ड्स द मेजर शेयर। अगर कंपनी $5000 का भी बिजनेस कर रही है, 5000 यूरो का बिजनेस कर रहा है, या इतनी सैलरीज है, तो ये इस पार्टनर को इतने पैसे आ रहे हैं और दूसरे वाले को इतने जा रहे हैं, तो उसको ऐसे करना पड़ेगा। कर तो सकते हो। Perfect. Atif, I think so. It was very यार interesting एक conversation चीज with you. डेफिनेटली, I would like to. yeah, Yes. I have something for your community members and for the people who watch your podcast, because I really enjoy watching yours. मैं तो काफी ज्यादा आपको फॉलो कर रहा होता हूँ। मैंने इनफैक्ट आज आपकी, अभी हम यही बात कर रहे थे कि बड़े अच्छी जिम वगैरह करते हो, सो नाउ आई हैव टू वॉच योर स्टोरीज ना, वो जिम वाली बड़ी मजेदार होती हैं। खैर, तो वन थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट हियर कि स्पेशली फॉर योर कम्युनिटी मेंबर्स एंड फॉर द डिजिटल ब्रिज पॉडकास्ट दैट यू डू, उनके मेंबर्स के लिए आई डू हैव वन सरप्राइज के आई एम गोना शेयर माय कैलेंडर लिंक और द फॉर्म। आप वो फॉर्म फिल करें। अगर आपकी इनकम 3040 यूरो पर मंथ है या इससे ज्यादा है, आप फ्रीलांसर हैं, आप ई कॉमर्स बिजनेसेस ओन करते हैं, तो वी विल हैव अ फ्री इंट्रोडक्टरी कॉल जिसमें आई कैन गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस फॉर डिजिटल नोमैड वीजा। आप कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट करके अपनी रेजिडेंसी और पासपोर्ट तक की जर्नी तय कर सकते हैं, सही है। सो आई वोंट चार्ज एनीथिंग फॉर द इंट्रोडक्टरी कॉल, इट विल बी फ्री for all of your viewers and the members
of your community. So this is what I can do from my end, कि at least वो लोग जो कि move कर सकते हैं, those who have a sufficient mean, तो उनको help करी जाए और उनको यहाँ बुला के एक अच्छी community create की जाए. अभी मैं आमिर, before ending this, I go to so many digital nomad meetups ना यार. एक मीटअप में 200 लोग होते हैं, सारे डिजिटल नोमैड, गोरे, पाकिस्तानी ना होने के बराबर, होता ही नहीं है. कम ऑन यार, कहाँ है हम? हमारे यहाँ इतना टैलेंट है यार. ये इन गोरो लिटरली यहाँ पे ना पोर्चुगल के अंदर या इस यूरोप के अंदर हम बहुत आसानी से मार्केट कैप्चर कर सकते हैं. द डिजिटल स्पेस तो ये हमारे लिए खाली पड़ा हुआ है, लेकिन टैलेंट यहाँ पे होना अपना, जो पाकिस्तान के अंदर द टैलेंट वी हैव, द पीपल हु डू फ्रीलांसिंग, एजेंसी ओनर्स, ई कॉमर्स सेलर्स, वो इधर आके बैठे ना और अपनी एजेंसी से इधर रजिस्टर करना शुरू करें. तुम यकीन मान लो, लिख लो ये मेरी बात, कि विद इन एन ईयर और 2 years पूरा यूरोप का बिजनेस है ना आप यहाँ से उठा के लेके जा रहे होंगे विद द डिजिटल स्पेस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिजिटल स्पेस में यार हमारा क्या है कि हम एज अ पाकिस्तानी वी डोंट चार्ज. अब एक गोरा है ना $10,000 का कोटेशन देगा, हम पाकिस्तानी है ना, हमें पता है कि यार हम सस्ते में करवा सकते हैं, वही कोटेशन 6,000 5,000 पे ले आएंगे. आपके पास क्वालिटी, आपकी कंपनी इधर यूरोप में रजिस्टर है. देखो, जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस या डिजिटल कंपनी काम करना चाहती है ना आपके साथ, तो वो सिक्योरिटी के लेके बड़ा कंसर्न होती है. सही है, सिक्योरिटी ऑफ द डाटा प्रोटेक्शन, डाटा ब्रीच. नाउ जब आपने यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर या कंपनी इधर रजिस्टर की हुई है, तो उनको श्योरिटी है कि ये कंपनी इज बेस्ड इन EU. सही है, कुछ भी नहीं होता. नाउ दे विल गिव यू मोर वर्क देन व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ. तो हमें यहाँ पे अच्छे कम्युनिटी मेंबर्स को, अपने अच्छे फ्रीलांसर्स को, डिजिटल एजेंसी ओनर्स को, ई कॉमर्स सेलर्स को इधर बुलाना है. वी नीड टू बिल्ड आवर ओन डिजिटल नोमैड कम्युनिटी इन पोर्चुगल. वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन पास्ट. हमने पाकिस्तान में किया है ना, कितनी कम्युनिटीज बना ली ई कॉमर्स रिलेटेड. व्हाई नॉट वी शुड क्रिएट अ कम्युनिटी हियर एंड हेल्प ईच अदर इन ग्रोइंग एंड मेकिंग मोर मनी. व्हाई नॉट? तो मेरा जी 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 एग्जैक्टली. आई बिलीव कि जिस तरीके से हमने डिजिटल स्पेस में पाकिस्तान के अंदर एक रेवोल्यूशन आप लोगों ने स्टार्ट की इसी के थ्रू, सो व्हाई नॉट कि लाइक एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया जाए. जैसे आप जैसे पायनियर जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, और आपने बताया भी कि फ्री आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि जो लोग भी, क्योंकि लोग अर्न कर रहे हैं, इस पॉइंट में कोई दूसरी राय नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग अर्न कर रहे हैं एक हैंडसम अमाउंट, और दे कैन इजीली अप्लाई फॉर दिस. और आपका चैनल है, फेसबुक ग्रुप है हमारा, उसके अंदर लोग अगर पार्टिसिपेट करें, अपनी क्यूरीज पोस्ट करें, तो हम एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर सकते हैं. और बिल्कुल, I would love to, even if you get any queries from anyone in your group, लोग पूछते हैं, tag me. I would love to come and मैंने आजकल एक बड़ी नई अच्छी चीज स्टार्ट की है. मैं जरा ना लिखने में जरा मुझे मजा नहीं आता. आई एम नॉट अ बिग टाइम टेक्स्टर, तो मैं इतना टेक्स्ट वैक्स नहीं लिखता, इतना मैसेज ना. सो आई स्टार्टेड विद अ न्यू कॉन्सेप्ट. लोग मेरे ग्रुप के अंदर पोस्ट कर रहे होते हैं, आई स्टार्ट पोस्टिंग अ वीडियो. मैं वही जो मुझे लिखना होता है ना, मैं उसको वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, आई स्टार्ट पोस्टिंग इट. तो आई विल डू द सेम थिंग फॉर योर कम्युनिटी मेंबर्स. Whoever have question, just tag me. I'm gonna record a video with my experiences. I'm gonna post it with every question. Instead of writing, I will be posting a video, ताकि किसी की कोई क्यूरी ना बचे. So आई होप कि लोगों को मजा आएगा इस पॉडकास्ट को सुन के. आई होप जिसकी जो क्यूरीज हो, more than happy to help each and every individual. और आई होप कि अगर कुछ बातें मेरी अगर आपको सख्त भी लगी हो, तो मुझे दरगुजर कर दीजिएगा उन बातों से, क्योंकि when I speak by the heart, to be honest. जो मुझे लगता है, जो फील होता है लोगों के लिए, कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, तो मैं वही दिल से बात करता हूँ. So हो सकता है कि कहीं मैं हार्श हो गया हूँ, तो मुझे माफी का तलबकार. मे बी दिस इज हाउ यू टू से इन उर्दू. यहाँ आके ना मेरी उर्दू बाहर निकलना शुरू हुई है. पहले पाकिस्तान में उर्दू नहीं निकलती थी यार. यहाँ आके उर्दू के ना ऐसे ऐसे अल्फाज सीख लिए हैं यार, समझ नहीं आता कहाँ से वोकैबुलरी में इजाफा हो रहा है. खैर, अच्छा है. इट वाज रियली इंटरेस्टिंग आतिफ. आपने जो है ना, हमने बड़ा कह लें कि आपकी पूरी जर्नी को जो डिस्कस किया, बेसिकली आपकी वो एक जर्नी तो है, लेकिन हम सब के लिए, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, वो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके लाइफ के, और बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन है हमारी इस पॉडकास्ट में उनके लिए. थैंक यू सो मच आतिफ अगेन, एंड डेफिनेटली वी वुड लाइक टू होस्ट यू वंस अगेन ऑन, स्पेशली कि हम इस टॉपिक पे डिस्कस करें, डिजिटल नोमैडिज्म पे. हम एक एपिसोड रिकॉर्ड करें, उस पर मजीद इन डिटेल डिस्कस करें. ऑब्वियसली इस हमारे सेशन के बाद बहुत सारी क्यूरीज भी आएंगी, सो हम उनको जरूर डिस्कस करेंगे. Thank you so much, Thank you so much, Amir, for inviting me. Thank you so much, everyone, for listening to our conversation. I